हूँ, आप लोगों को दिखे तो बताइए। आप लोगों को मेरी टीवी स्क्रीन दिख रही है? सॉरी, कंप्यूटर स्क्रीन। हाँ, दिख रही है। ठीक है ना? ओके। तो बेसिकली मेरा चैप्टर जो मुझे दिया गया है, टॉपिक वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का है। माई सेल्फ आनंद राय, एडीएसटी लोअर परेल हूँ, मुंबई सेंट्रल डिवीजन में। और आप लोगों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, और मेरी टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को आप बिल्कुल बखूबी सॉल्व कर पाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अ, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का जो हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली इन 6 बिंदुओं में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ ब्लॉक डायग्राम्स के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। एआई में लॉजिक के कंसेप्ट कैसे बनते हैं, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, फिर उसकी डिज़ाइन को कैसे, आई मीन इमेजिनरी किसी स्टेशन का आपको एआई डेवलप करना हो तो कैसे उसकी बिट कैलकुलेशन होगी, कैसे ये सब वो कार्ड फाइल्स कितने लगेंगे कितने नहीं, इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर फैट और सैट का कंसेप्ट क्या है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और फिर लास्ट वाला सेक्शन हमारा रहेगा ये क्वेश्चन एंड आंसर का। जो कुछ भी हमने पढ़ा होगा उसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। ये एक टेक्निक है जिससे अपनी स्टडी को बेहतर हम जज कर पाते हैं। तो फिलहाल इंट्रोड्यूस करते हैं हम इससे, एआई का इंट्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली आपका, अच्छा देखिए, एक्चुअली मेरी ऑफिस बिल्कुल रेल लाइन के बगल में है तो बार बार आवाजें आती रहेंगी, है ना? और मुझे लगता है कि उसके बावजूद आप लोग सुन सकेंगे, इतना लाउड तो मैं बोल ही रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुनाई दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो बेसिकली हमारी आज की डेट की जो आरआरआई है, उस आरआरआई के पूरे कंट्रोल को हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए अगर इवॉल्व करके कंट्रोल करने लगे तो बेसिकली यही हमारा एआई। एआई भी तो यही करता है ना, जिससे आप अ, अपने पॉइंट को, सिग्नल को, गेट को कंट्रोल करते थे कंट्रोल पैनल से, उसके जगह अब आप इसको वीडियो से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम आपका भीतर की जो सर्किटरी है काफी हद तक प्रोग्राम करके एक माइक्रो कंट्रोलर में डाल दी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो जाता है। लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि आखिर हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। भाई, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इतने बढ़िया सिस्टम को जो ऑलरेडी हमारे लोग इतना जान गए हैं, समझ गए हैं, घोट के पी गए हैं, वो सिस्टम को हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों स्विच ओवर कर रहे हैं? तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। और एआई की टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, काफी पहले की है ना? 30-40 साल पहले ही एआई आ चुका था। लेकिन इंडियन रेलवे को अडॉप्ट करने में, उसको स्वीकार करने में बहुत समय लग गया। और समय इतना लग गया है कि अभी बहुत देरी हो गई है। इसीलिए अब बिल्कुल पॉलिसी भी आ चुकी है कि अब जहाँ कहीं हो आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग नहीं करो। जब तक वो 600-700 रूट से ज्यादा ना हो जाए तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ही चलाओ। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इसके एडवांटेज इतने ज्यादा हैं कि आपकी जो पूरी की पूरी सर्किटरी है उसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर में सिमुलेट कर लेते हैं। तो बहुत हद तक हमारे रिलेज की संख्या कम हो जाती है, और जितने कम रिले रहेंगे उतना कम फेलियर होगा, है ना? उतना कम आपको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स आएंगे, उतना कम आपका ड्राई शोल्डरिंग का प्रॉब्लम आएगा। उतने कम वायरिंग रहेंगे तो वायर ब्रेकेज के चांसेस भी कम होंगे। तो इस लिहाज से भी ऐसा माना जाता है कि एआई एक जगह लग जाती है ना, प्रॉपरली इंस्टॉल होगी तो उसके इंडोर के फेलियर बंद हो जाते हैं। ये ये कॉन्फिडेंस हमको इसी चीज से आता ही है, क्योंकि अगर आपने पूरी जो 1000 रिले की जगह 200 रिले जहां लग रही है तो डेफिनेटली आपके फेल्डर भी 80% तो कम हो ही जाने हैं। और क्या है, जब रिले कम हो गई तो ऑब्वियसली आपके पास स्पेस खूब बच जाएगा। तो ये एआई जो है बहुत कम स्पेस लेती है। और इसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। आपको एक बार वन टाइम का हेडेक है, एक बार इंस्टॉलेशन हो गया और फिर यार्ड का अल्ट्रेशन आपको करना है तो आपको वो लंबी वाली एनआई लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसमें आप सारी की सारी टेस्टिंग फेज मैनर से बिल्कुल फैट तो हम करके ही आए रहते हैं। साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट भी हम लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम धीरे धीरे गियर्स के साथ इंटीग्रेट करके उनकी इंटेग्रिटी को चेक कर लेते हैं। और फाइनली जब कमीशनिंग की बात आती है तो बस वही आपके बस के रैक से सीधा कनेक्शन आपके एआई सिस्टम को देना पड़ेगा, और आपका 2.5 से 3 घंटे या 4 घंटे अधिक से अधिक या 6 घंटे अधिक से अधिक या नाइम आप पूरे स्टेशन को कमीशन कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास।
और जैसा कि मैंने बताया कि आपके जब लोड वैल्यू बहुत सारे कम हो गए तो डेफिनेटली आपका पावर का कंजम्पशन जो है वो भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी, एनर्जी सेविंग के लिहाज से भी यही बहुत एडवांटेजियस है। अब ये आते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाया गया है एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि आपको मेरा माउस का पॉइंटर दिखाई दे रहा है क्या? अब आपका ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, उसका आपकी जो भीतर की जो रिले रैक्स है, ये रिले रैक्स बेसिकली आपकी जो इंटरफेस वाली रिलेज रहती है सिर्फ वही रिलेज में रहती है। इन रिलेज का ताल्लुक सीधे आपके फील्ड वाले गियर से होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में ऑपरेटिंग वीडियो से कमांड आएगी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तक पहुंचेगी, कमांड प्रोसेस होगा यहाँ पर। प्रोसेस होने के बाद उसकी बिट्स जनरेट होंगी, इंटरफेस वाली बिट जनरेट होगी तो सीधे जाएगी रिले रैक में, उस पर्टिकुलर इंटरफेस रिले को पिकअप करा देगी। वो इंटरफेस रिले पिकअप हो जाएगा और सीधे अपने पर्टिकुलर रिलेटेड गियर को जाके फील्ड में ड्राइव कर देगा। वो फील्ड गियर ड्राइव हो गया तो वापस वहां का रीड बैक आपका रिले रैक पे आएगा। अब रीड बैक वाली रिले उसको पिकअप करके कॉन्टेक्ट को वापस इन्फॉर्म करेंगे आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को, और वीडियो पे भी आप उसका इंडिकेशन वापस देख सकेंगे। तो दिस इज हाउ आवर एआई वर्क्स इन अ नटशेल दैट आई कैन से। और फिर आपका मेंटेनेंस वीडियो है, रिले रूम में ही लगाते हैं आजकल तो, और ये सब की ड्यूटी रूम में भी बाहर भी रख दिया जाता है। तो मेंटेनेंस वीडियो से आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, बस ऑपरेट नहीं कर सकते। एक छोटा सा आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये प्रोसेसर की हमारे रिलेज के साथ, टैग ब्लॉक के साथ किस तरह की इंटरफेसिंग है। तो ये जो सेंट्रल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बेसिकली ईआई है। ईआई का प्रोसेसर जहाँ पे रहता है, जिसमें हमारे ईपी रोम्स और रैम्स वगैरह लगे हुए हैं, प्रोसेसर कार्ड सारे इनपुट आउटपुट वाले लगे रहते हैं। अब इनसे, इस प्रोसेसर कार्ड से अपने इनपुट कार्ड्स आउटपुट कार्ड्स जुड़े रहते हैं, और ये इनपुट आउटपुट कार्ड्स टैग ब्लॉक के जरिए वायर्ड होते हैं अपने फंक्शंस के साथ। आपके जो भी आउटपुट रिलेज है या फिर जो इनपुट आपके आने वाले हैं वीडियो साइड से, तो ये टैग ब्लॉक्स उनकी वायरिंग का एक छोटा सा वो दिखाया हुआ है। नाउ लेट अस सी हाउ आवर एआई एक्चुअली वर्क्स। तो एआई की ये एक्चुअल वर्किंग जो मैंने यहाँ पे छोटी सी दिखाई हुई है, इसको देखने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि हमारे एआई में बेसिकली वो इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन होता क्या है। तो इनपुट फंक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन को बुलाते हैं तो आप लोग भी कुछ बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। गेस करिए इनपुट फंक्शंस क्या हो सकते हैं, आउटपुट फंक्शंस क्या हो सकते हैं, कोई भी। राम बाबू जी आप कुछ बताइए एक आध इनपुट फंक्शन गेस करके। ब्लाइंड गेस भी चलेगा, एम्बेरस होने की कोई आवश्यकता नहीं। आउटपुट फंक्शन में एच आर डी आर। हाँ, दयानंद राम जी आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो बलराम जी बोल रहे थे। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही। एच आर डी आर आउटपुट होते हैं सर उसके। हाँ हाँ, सॉरी। एच आर डी आर। ओके ओके। देखिए HRDR जो होती है ना वो तो आउटपुट फंक्शन रहेगा एक तरह से, है ना। आउटपुट में। हाँ, इनपुट फंक्शन मतलब आप समझिए कि जो मास्टर हमारा बटन दबाता था वो इनपुट देता था ना एक तरह से, हाँ। कि भाई सिंगल बटन दब जा, रूट बटन दब जा, तो इन दोनों बटन के दब जाने से फिर साइड पे मेरा सिग्नल जल जाता था, है ना। हाँ। तो होता क्या है कि किसी भी कंप्यूटर का ही देख लीजिए ना, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के लिए उसको इनपुट चाहिए होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट निकलता है। अब उसको आप लोग अपने रिले रूम से लेके इमेजिन करिए कि क्या क्या इनपुट होना चाहिए तो क्या आउटपुट मिलेगा। मैं मान लेता हूँ कि मेरा सिग्नल जलना तो आउटपुट हो गया, लेकिन सिग्नल जलने के लिए इनपुट क्या क्या मिलने चाहिए, आप अंदाजा लगाइए। बटन दबाएंगे GNR वगैरह, WNR, हाँ, आपका जीएन UNR। बटन, रूट बटन तो मान लेता हूँ एक ही बटन वाले इनपुट हो गया, है ना। और रिलीज में हो सकता है आपका, जैसे टीपीआर सारी पिकअप होनी चाहिए ना उस रूट में पढ़ने वाले सारे ट्रैकों की, हाँ। है ना। सारे पॉइंटों का NW क्या आना चाहिए, आगे का सिग्नल ब्लैंक नहीं हो तो उसका भी ECR आना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये एक्चुअली में इनपुट फंक्शंस होते हैं ईआई में। ईआई में हम लोग इसी को इनपुट फंक्शंस बोलते हैं, और इन्हीं इनपुट फंक्शंस के हम लोग इनपुट बिट बना के रखते हैं। तो ये होता है इनपुट फंक्शन। आपके बटन पर मास्टर ने दबा दी, इनपुट फंक्शंस एक तरह से सीपीयू को पता चल जाएगा मेरे ईआई को, फिर वो आउटपुट फंक्शन करेगा।
आउटपुट फंक्शन क्या करेगा, अगर पॉइंट चलाना हो तो बेसिकली वो NWR RWR जो आपकी आउटपुट वाली इंटरफेस रिले होती है बेसिकली उसको पिकअप कराता है। और अगर सिग्नल चलाना हो तो डेफिनेटली वही आपका HR का पिकअप होना, DR का पिकअप होना। HR या DR पिकअप होती तभी तो सिग्नल जलता है ना। तो वो हमारा आउटपुट फंक्शन रहेगा। तो अभी ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप मेरे माउस के पॉइंटर को देख पाए तो आपको EI की वर्किंग का प्रोसीजर क्या है वो यहाँ से पता चलेगा कि स्टेशन मास्टर कभी भी बटन दबाएगा किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को देने के लिए, तो सबसे पहले हमारे EI का जो CPU है वो स्टेशन मास्टर के द्वारा आने वाली इस रिक्वेस्ट को पहले तो पढ़ता है ना, पहले अपने भीतर प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है वो प्रोसेस, वो उस बेसिस पे करता है जिसमें उसका डिजाइन स्टोर है। वो बेसिस क्या है, वो बेसिस है मेरा वो रूट कंट्रोल चार्ट जो हमारे पास होता है ना, STLT। उस STLT में सारे सिग्नल के ऑपरेशंस डिफाइन किए होते हैं कि किसकी किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारा CPU इंटरलॉकिंग के लॉजिक को RCC के बेसिस पे पूरी तरीके से प्रोसेस करेगा, और जब प्रोसेस कर लेगा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सारी कंडीशन प्रॉपर है, तो वो कंसर्न पॉइंट को पर्टिकुलर पोजीशन में ड्राइव करेगा। उस सिग्नल के रूट में आने वाले पॉइंट जिस कंडीशन में चाहिए उस कंडीशन में उन पॉइंट्स को ड्राइव करवाता है। और उसके बाद जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, पॉइंट आपके सेट हो गए, फिर इमीडिएटली वो सिग्नल को क्लियर कर देता है। और यही नहीं, सिग्नल आपका आने के बाद वो जो चेंज ऑफ एस्पेक्ट होता है ना, उसको भी CPU एक रीडबैक के फॉर्म में रिसीव करता है और अपने पैनल पे, यानी आपका जो वीडियो है स्टेशन मास्टर के पास, उसमें दे देता है। तो ये सब हो कैसे रहा है, ये देखिए आपका ये जो छोटा सा बॉक्स है जहाँ पे हमने दिखाया है स्टेशन मास्टर का रूम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OPPC, आउटपुट PC है ना, वीडियो CT। और उसके नीचे आपको ये जो PP और CCIP दिख रहा है, इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। बेसिकली ये PP का मतलब है पैनल प्रोसेसर। पैनल प्रोसेसर हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे आपको डुअल वीडियो नहीं चाहिए, बल्कि एक तो आप वीडियो से चलाना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि साथ में हमारा जो दूसरा कंट्रोल पैनल पुराने जमाने का था वो वाला सिस्टम भी चालू रहे। तो वो वाला सिस्टम अगर आपको चालू करना है तो आपके उस ऑपरेटिंग पैनल को हमारे EI के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेपरेट प्रोसेसर चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनल प्रोसेसर यानी PP। उसमें वो नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड डाले जाते हैं। तो ये जो स्टेशन मास्टर रूम हमने दिखाया है, इसमें सबसे ऊपर तो आपको दिख रहा है छोटा सा बॉक्स, वो वीडियो वाला है। और उसके नीचे CCIP यानी आपका कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल, वो कम्युनिकेशन करेगा पैनल प्रोसेसर के साथ। तो ये दो विकल्प है स्टेशन मास्टर के पास, चाहे तो वो वीडियो से ऑपरेट कर ले चाहे CCIP से ऑपरेट कर ले, लेकिन दोनों ही माध्यम से जब ऑपरेट करेगा तो यहाँ से आपकी कमांड सीधा जाएगी आपका CPU में, जो आपका AI है जिसमें आपका लॉजिक प्रोसेसर सेव्ड है। तो यहाँ तो हमारा हार्डवेयर की रिडंडेंसी इसमें सिस्टम भी हमने दिखाया है। तो कमांड सबसे पहले यहाँ पर आती है प्रोसेस होने के लिए, और ये दोनों CPU, एक मिनट जरा मेरी एक कॉल है, जस्ट वेट। हाँ डियर के क्योंकि मैं एक AI वाली क्लास ले रहा हूँ, जरा वो है ना, मैं 4:30 पे फ्री होके फिर रिंग करता हूँ आपको कुछ। हाँ करवा दीजिए, और कुछ ऐसा होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। आ, अभी क्या बोलेंगे यार, है ना। अभी एक क्लास में हूँ, अभी फिलहाल तो आप यही बताइए कि वो हमारे बंदों के यार वो गलती करने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे, तो अभी क्या बताएंगे। कंट्रोल से बात किया था जो मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, तो ऐसा कर दीजिए, मैं बता दिया था कि हमारा स्टाफ था उसने तुरंत रोक दिया था, गलती से फायरिंग लग गई थी, हमारा स्टाफ वहाँ पे खड़ा था, है ना, उससे रोक दिया तो केबल कटने से बच गई, लेकिन डैमेज तो हो ही गई। ठीक है ना। तो दोनों चीजें। हाँ मैडम को ऐसा बता दीजिएगा, स्टाफ बता दीजिए संतोष गुप्ता था, उसने बचा लिया केबल कटने से, और तुरंत राइड भी हो गया क्योंकि हमारा आदमी वही मौजूद था। ठीक है। ठीक। हाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यही मैं कह रहा था कि आपका स्टेशन मास्टर के रूम से कमांड आती है CPU में, और दोनों CPU एक दूसरे को अपनी आई हुई कमांड रिपीट करते हैं ताकि आपस में वो सिंक में रहे। फिर ये लॉजिक की प्रोसेसिंग होगी। लॉजिक की प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स के माध्यम से हमारी वो रिले को हम लोग ड्राइव करते हैं, है ना। वो आपके आउटपुट की बिट जनरेट होगी। और अगर आपका दूर का OC है, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है, तो वहां तक वो जाएगा कमांड। वहां पे आपके फाइनल आउटपुट कार्ड से बिट पिकअप होगी, और उस बिट के पिकअप होने से
उस बिट से जुड़ी हुई रिले रैक में वो पिकअप होगी, फिर वहां से सप्लाई के रैक के माध्यम से होते हुए सीधे आपके फील्ड में पहुंचेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर सिग्नल को ऑपरेट करने के लिए। अब आप वापस आ जाइए, ये जो EIM का बॉक्स हमने दिखाया है, इसमें बॉटम साइड में आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, मेंटेनेंस पीसी का, प्रोटोकॉल कन्वर्टर का और डाटा लॉगर कन्वेंशनल का। अब आपका जो डाटा लॉगर है, आपका डाटा लॉगर है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का, EI हो सकती है किसी भी कंपनी की। तो इन लोगों में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए, इसके लिए हम लोग बीच में एक ट्रांसलेटर, समझ लीजिए हम लोग ट्रांसलेटर की तरह एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर लगाते हैं। वो प्रोटोकॉल कन्वर्टर इस चीज को सुनिश्चित करता है कि डाटा लॉगर आपका किसी भी मेक का, किसी भी OEM का EI हो तो उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके प्रॉपरली। तो ये डाटा लॉगर रिले रैक से, आपके सारे रिले से फिजिकली वायर्ड रहेगा, इनपुट आउटपुट लेता रहेगा, सिमुलेट करता रहेगा, इवेंट को लॉक करता रहेगा और प्रोटोकॉल कन्वर्टर के माध्यम से EI से भी कम्युनिकेट करता रहेगा। और वो EI के साथ में आपका एक मेंटेनेंस पीसी भी आता है। जिस भी कंपनी का EI हो, वो कंपनी आपको अपना एक मेंटेनेंस पीसी और अपने OEM का एक सॉफ्टवेयर मुहैया कराती है, जिसके माध्यम से आप EI के मेंटेनेंस पे वॉच रख सकें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग जाग तो रहे हैं ना? ठीक है सर, कैरी ऑन सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम सिग्नलिंग फंक्शंस को अगर पकड़ेंगे तो वही मैं जो आपसे कह रहा था अभी कि हम अगर AI में जो हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको अगर हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो सारे सिग्नलिंग फंक्शंस को हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं टेक्निकली, है ना। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन क्या हो सकता है, जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था कि आपके सारे के सारे जो TPR है ना, पॉइंट की जो इंडिकेशन है, WKR वगैरह, और सिग्नल के जो एस्पेक्ट होते हैं भाई, RECR, HECR, PECR वगैरह, आपके जो साइडिंग के क्रैंक हैंडल के जो कंट्रोल है, ये सब बेसिकली आपके इनपुट फंक्शंस होते हैं। और आपकी जो पैनल पे जो बटन वगैरह रहती हैं, वो भी इनपुट फंक्शंस होते हैं। लेकिन इसको हम लोग वाइटल और नॉन वाइटल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वाइटल इनपुट फंक्शंस बेसिकली आपका वही TPR हो गया, एक्सो काउंटर का VR हो गया, WKR, ECR, ये सब के सब आपके वाइटल इनपुट फंक्शन होंगे। और पैनल की या बटन की जो की कंट्रोल की जो रिलेज होंगी, है ना, या इनके जो फंक्शन होंगे, उसको हम लोग नॉन वाइटल इनपुट फंक्शन कहेंगे। ऐसे ही आपका आउटपुट फंक्शंस अगर हम इमेजिनेशन करें या लॉजिकली सोचने की कोशिश करें, तो आउटपुट फंक्शन बेसिकली आपके जो फाइनली आपकी जो HR पिकअप होती है ना, DR पिकअप होती है, या फिर पॉइंट को चलाने के लिए आपकी NWR, RWR पिकअप होती है, ये सब आपका प्रॉपर आउटपुट फंक्शन रहेगा, है ना। CH/YR, LC गेट का जो स्लॉट रहता है, YR, है ना, ये सब आपका प्रॉपर आउटपुट फंक्शन रहेगा। इसके अलावा ये जो रीडबैक का कंसेप्ट आता है ना यही में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रीडबैक के इनपुट्स भी होते हैं। होता क्या है कि आपकी AI ने किसी पर्टिकुलर गियर को ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करने के बाद वो गियर उस सिचुएशन में गया है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए रीडबैक आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जैसे आपने कोई सिग्नल टेक ऑफ किया, तो उसकी HR पिकअप हो गई, साइड पे लैंप जल गया, तो मेरे को उस HR का रीडबैक भी आना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग उस HR का एक रीडबैक कॉन्टेक्ट भी AI को वापस देते हैं। तो ऐसे सारे जो रीडबैक्स होते हैं उसको हम लोग रीडबैक इनपुट बोलते हैं। और आपका यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने 3 हिस्से में कैटेगराइज किया है मोटा मोटा। एक तो आपको इनपुट बिट दिखाई देंगी, फिर दूसरा आपको आउटपुट बिट दिखाई देंगी। और ये जो इनपुट बिट आउटपुट बिट होती है, ये इनपुट बिट और आउटपुट बिट बेसिकली अपनी रिलेज से जुड़ी हुई होती है। तो इन बिट से ऑपरेट होने वाले रिलेज को हम लोग इंटरफेस रिलेज बोलते हैं। तो बेसिकली रिले रूम में आपकी जितनी रिले लगी रहती है AI में, वो सब की सब इंटरफेस रिले होती है, इंटरफेस रिले। और ये इंटरफेस रिले अपने बिट से पिकअप होती है। वो बिट कैसे पिकअप होती है, वो बिट हमारी AI अपनी प्रोसेसिंग के माध्यम से कमांड पाने के बाद उस बिट को जनरेट करती है। और वो बिट जनरेट होगी तो वो अपने कंसर्न रिले को पिकअप कराएगी।
तो ये इंटरफेस रिलेज जो है बेसिकली आपके इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बेसिस पे ही है। इसके अलावा जो बिट्स होती हैं इनपुट, इंटरनल बिट्स भी कुछ होती हैं। इंटरनल बिट्स क्या होती है वो हम लोग अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कंसेप्चुअली इसको डिस्कस करेंगे। इंटरनल बिट्स बेसिकली आपकी वो रिलेज ही है जिनका प्रोग्रामिंग डिजाइन करके हमने एआई के भीतर स्टोर किया हुआ है ना। टेक्निकली वो इंटरनल बिट्स, उनकी रिले बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन फंक्शनिंग कैसे होगी, सिग्नल टू सिग्नल एक दूसरे का क्रॉस चेकिंग कैसे होगा, है ना, ये हम लोग जो अपना आस्पेक्ट कंट्रोल दिखाते हैं उसका मैकेनिज्म हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, या फिर जो आपका ब्लॉक की जो प्रूविंग कंडीशंस होती है उसको हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे, या छोटे छोटे सर्किट्स के माध्यम से बताऊं तो जैसे ये रूट कंट्रोल कैसे होगा, है ना, रूट रिलीजिंग कैसे होगा। ये सारा का सारा जो फंक्शंस होते हैं इन फंक्शंस की रिलीज नहीं होती, इन फंक्शन के हम लोग इंटरनल बिट हमेशा बनाते हैं ईआई में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जब बहुत बड़ा लगभग 70 से 80% हिस्सा रिले की आवश्यकताओं को खत्म करने के लिए हमने प्रोग्राम करके इंटरनल बिट्स बना के ईआई में डाल दी है, तो उनके रिले की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये सब का सब आपका जो प्रोसेसर होता है उसमें स्टोर होता है। तो इसीलिए हम लोग जो एआई की जो कार्ड्स का भी कैटेगराइजेशन करते हैं ना, वो तीन ही मोटा मोटा तीन ही कैटेगरी होती है कि भाई इनपुट पीसीबी है, आउटपुट पीसीबी है और प्रोसेसर पीसीबी है। तो इनपुट पीसीबी और आउटपुट पीसीबी बेसिकली पावर सप्लाई पाते हैं एआई से अपनी बिट जनरेट करने के बाद, और उस बिट की सप्लाई से रिले को पिकअप कराते हैं। लेकिन प्रोसेसर पीसीबी जो होता है वो इंटरनल प्रोसेसिंग के माध्यम से आपके इनपुट और आउटपुट को सप्लाई भेजता है। और यही आपका जो इंटरफेस हमने दिखाया है यहाँ पे, ये इंटरफेस बेसिकली आपका समझिए कि आपकी जो एआई की कार्ड फाइल बोले या वेस्टर्स में हाउसिंग हम लोग बोलते हैं, उनसे इनके कनेक्टिविटी रहती है इंटरफेसिंग की, है ना। जो एआई के वीडियो की तरफ रहेगी, डाटा लॉगर की तरफ रहेगी, और आपका जो ट्रबल शूटिंग वाला पीसी मेंटेनेंस का वो भी, और वीडियो भी, ये सब हमारा इससे इंटरफेस करेगा। इसको हम आगे जाके समझेंगे थोड़ा। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए या फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, कोई ऐसा नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली आरआरआई में क्या होता था और एआई में क्या होता है ना, कौन सा हिस्सा हमने प्रोग्राम करके रख दिया है एआई में। तो ये जो आपको डायग्राम छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली सिंपलीफाई करके बताया गया है कि पहले आपका रूट रिले इंटरलॉकिंग में सिग्नलिंग ऑपरेशंस कैसे हो सकते थे और साइड पे क्या कंडीशंस होती थी। तो ये आप देखिए कि आप सिंगल बटन रूट बटन दबाते थे, जीएनआर या यूएनआर पिकअप होती थी, बटन रिलेज पिकअप होती थी, और ये जो जीएनसीआर यूएनसीआर डाउन होती थी, फिर ये एनआरआर अप होता था, एलएनआर डाउन होता था, फिर आपका कंसर्न डब्ल्यूएनआर डब्ल्यूआरआर अप होता था, फिर पॉइंट की वो डब्ल्यू क्या रिले पिकअप होती थी, पॉइंट की रिले जब पिकअप हो जाती थी फिर रूट चेकिंग होता था, फिर अपनी यूसीआर पिकअप हो जाती थी, यूसीआर पिकअप होने के बाद एएलएसआर डाउन होती थी, डब्ल्यूएलआर अप होती थी, है ना, डब्ल्यूएलआर अप मतलब ट्रैक इज फ्री। और अभी क्या हो गया, डब्ल्यूएलआर डाउन हो गया मतलब रूट इज लॉक। डब्ल्यूएलआर डाउन होता था फिर मेरा एचआर पिकअप होता था, एचआर पिकअप होता था। एचआर पिकअप होने के बाद क्या होता था, अच्छा एक मिनट, आपका ये जो डब्ल्यूएलआर डाउन हो रहा है इसके नीचे पैरेलल में एक पाथ दिखाया हुआ टीपीआर अप। तो बेसिकली ये पैरेलल कंडीशंस होती थी, है ना। पैरेलल कंडीशन मतलब आपने जीएन यूएन दबाया तो आप ये सुनिश्चित करते थे कि सारे डब्ल्यू के आर अप हो और सारी टीपीआर अप हो उस पर्टिकुलर सिग्नल के रूट पे पढ़ने वाले, तभी आपका एचआर अप होता था। एचआर अप होते ही क्या होता था, आपका तुरंत आरईसीआर डाउन होती थी। आरईसीआर डाउन होती थी, साथ में उसका पैनल पे जो हमारा इंडिकेशन रहता था आरजीके वो भी डाउन हो जाता था। और एचआर पिकअप हो गया इसलिए हमारा एचईसीआर की वो लैम्प जल जाती थी, तो एचईसीआर भी पिकअप हो जाता था। और एचईसीआर पिकअप हो गया तो पैनल पर हमको उसका इंडिकेशन भी चाहिए होता था, एचजीके। तो इन सभी के लिए आपके पास एक न एक रिले रहती थी आपके आरआरआई में। लेकिन अब कंसेप्ट चेंज कब हुआ, कंसेप्ट चेंज हुआ आपका एआई में। कैसे चेंज हुआ, वो ऐसे चेंज हुआ। आप देखिए यहाँ पे कि आपका ये जो भीतर का जो पूरा बॉक्स दिखाया है रेड डॉट्स में, ये रेड डॉट्स में जो आपका दिखाया है बेसिकली ये आपका आरआरआई का ऑपरेशन था। आरआरआई का ऑपरेशन था कैसे, बस वही जीएन यूएन प्रेस हुआ तो हमने क्या किया कि जीएन यूएन की जगह हमने इसको नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट बना के डाल दिया जीएन यूएन को, है ना। फिर हमारी ये बटन रिलीज का पिकअप होना, जीएनसीआर का डाउन होना, एनआरआर का होना, डब्ल्यूएनआर वगैरह का होना, है ना। ये डब्ल्यूएनआर डब्ल्यूआरआर को हम लोग क्या बताया था, हमने बताया था कि ये वाइटल आउटपुट आएगा, है ना। तो ये वाइटल आउटपुट कार्ड के माध्यम से इसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन हमने चूंकि हमने माना कि ये बहुत ही वाइटल है इसलिए हमको इसकी रिले चाहिए,
तो हमने इसकी इंटरफेस रिले बना दी। ये रिले अब दिखाया ना रेड कलर का, WNR अप, WRR अप। ठीक ऐसे ही हमको सारे पॉइंटों के WKR भी चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि वो वाइटल इनपुट है। सारे पॉइंटों के WKR और सारे TPR वाइटल इनपुट माने जाते हैं, इसलिए उनकी इंटरफेस रिले रहेगी। तो उनके WKR TPR हमने वाइटल इनपुट के माध्यम से दे दी, और UCR LSR WLR इन सबके सर्किट इंटरनली हमने प्रोग्रामिंग करके सेव किया हुआ है। फिर आपका HR पिकअप होती है। अब HR पिकअप होता है तो ये तो बहुत वाइटल, बिल्कुल फाइनल ऑपरेशन है, इसलिए इसकी वाइटल आउटपुट रिले होनी चाहिए। तो इसको हम लोग मानते हैं कि वाइटल आउटपुट बिट है, और जब वाइटल आउटपुट बिट के HR की बिट पिकअप होगी तो हमारी एक HR की रिले पिकअप हो जाएगी। ये रहा HR का रिले बाहर। अब क्या होता था, आपका जैसे HR पिकअप होता था आप बताते कि हमारी RCR डाउन हो जाती थी और RG की का इंडिकेशन भी चला जाता था। तो ये जो RECR का है डाउन होना, ये आपका वाइटल इनपुट का एक तरह से पहले वाइटल इनपुट रहता था। तो हमने इसकी रिले रखी हुई है, RECR रेड कलर में दिख रहा होगा, HECR आपको दिख रहा होगा, इसकी रिले हमने रखी है। और ये आपके वाइटल इनपुट के माध्यम से इनके कंसर्न इंडिकेशन को हम लोग नॉन वाइटल आउटपुट मानते हैं, है ना? इंडिकेशन आपका नॉन वाइटल आउटपुट है, और यहाँ पे इंडिकेशन। तो बेसिकली यही जो आपका रेड जोन है, रेड डॉट के भीतर का सर्कल में जो पूरा दिखाया हुआ है, इस पूरी सर्किटरी को, पूरी प्रोसेसिंग को हम लोगों ने प्रोग्राम करके प्रोसेसर में सेव कर दिया गया है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन का लॉजिक है ना? स्टेशन का, हर स्टेशन का अपना एक एप्लीकेशन लॉजिक रहता है। वो एप्लीकेशन लॉजिक ही बेसिकली आपका AI के रूप में आपका काम कर रहा होता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके AI के जो आपके पूरे वो तत्व है, आई मीन एलिमेंट्स है, वो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं। एक वो दिखाया गया कि आपका जो हार्डवेयर है, एग्जीक्यूटिव है, एप्लीकेशन का जो लॉजिक है, उसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको पता होता है कि नॉर्मली जैसे आपके स्टेशन पे अभी मान लीजिए कुछ नहीं हो रहा, तो जब कुछ नहीं भी हो रहा होता है, AI पे कोई गाड़ी नहीं भी आ रही होती है, तो भी हमारे AI के प्रोसेसर में बहुत सारी चीजें इनपुट के फॉर्म में फील्ड से आ रही होती है ना? सारे TPR का पिकअप होना, पॉइंटों का कंडीशन वगैरह, ये फील्ड से इनपुट आ रहा होता है, और इनपुट के फॉर्म में CPU में जा रहा होता है, और CPU उनको कंसिस्टेंटली चेक कर रहा होता है उसके स्टेटस को, और अपने एप्लीकेशन लॉजिक के हिसाब से उनकी इंटेग्रिटी को टेस्ट कर रहा होता है इंटरनली। और इसी तरह से जब भी कोई कमांड आएगी तो कमांड के दौरान वो इनपुट आ रहे होंगे, उनका फिर से प्रोसेसिंग होगा, उनके स्टेटस को चेक किया जाएगा। एक मिनट, जरा एक फोन आ रहा है, जस्ट वेट। हाँ, यस सर। सर AVP वाला वही है, जो बांद्रा में काम कर रहा है हमारा। सर ये 3-4 दिन से इसकी लेबर गायब थी, मैडम ने सर बोर्ड से बात की थी, तो आज इसकी लेबर आई थी काम करने। और पाई लगा है सर, तो उसके 2 कंडक्टर ब्रेक हो गए सर, लेकिन कटने से बच गए, तो 5 मिनट में पिलर राइट भी हो गया था। हाँ सर, ये सब था साइड पे। सर एक्चुअली उसका गड्ढा थोड़ा सा कम किया हुआ था, तो गड्ढे को और गहरा कराने के लिए उसको बोला गया, 0.5 से कम था डैश। गड्ढे को और गहरा करना था, तो कट वट में थोड़ी डैमेज हुआ था, तो उसका XR का ही कर सकता था वो। एक मतलब बारे में हाँ यार, सॉरी, एक फेलियर हुआ है, इसलिए बार बार उसके लिए फोन भी आ रहे हैं, है ना? जस्ट वेट, मैं 2 मिनट थोड़ा सा होल्ड पे रखूंगा आप लोगों को।
हाँ, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। अरे क्या हुआ, सभी गायब हो गए क्या? ना ना है सर जी। अरे भाई, एक फेलियर चल रहा है बांदा स्टेशन पे, उसी के लिए बार बार फोन आ रहे हैं। खैर मैनेज हो हाँ गया अभी। ओके ओके सर। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि आपका जो आपका किसी भी आई के जो लॉजिक होता है, एप्लीकेशन लॉजिक और एग्जीक्यूटिव लॉजिक होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन लॉजिक आपका वो सिस्टेशन के लिहाज से रहता है, और एग्जीक्यूटिव उस ओईएम के लिहाज से रहता है, जो उसके ऑर्डर को डिफाइन करता है। और बाकी इन दोनों के बीच में एक फिजिकल इंटरफेस होता है, जो इनपुट आउटपुट कार्ड्स के माध्यम से, या फिर आपके जो कम्युनिकेशन होते हैं वीडियो से ईआई में, ईआई से मेंटेनेंस पीसी का, और ईआई से उसके नेटवर्क का। तो बेसिकली ये एलिमेंट्स है इसके। और प्रोसेसिंग जो हमने पहले भी स्टडी की थी, वही अभी भी इसमें बताई है। कम्युनिकेशन कब किस में कैसे किया जाता है, उसका आपको जो नीचे वाली एरो है वो कम्युनिकेशन दिखा रही है, कि आपका जो हार्डवेयर सीरियल इंटरफेस RS-232 का जो कम्युनिकेशन है ना, वो है। और फिर आगे भी सीरियल कम्युनिकेशन ही चलेगा, सीपीयू तक, आपका फील्ड से सीपीयू तक का। और एआई के भीतर एक्चुअली क्या है ना, ये ओईएम से ओईएम में वेरी करता रहता है। इसको हम लोग आगे एक छोटा सा वेस्टर्न एक मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो उससे आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं। एआई को हमने समझ लिया, अब एआई के क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एआई का जो क्लासिफिकेशन है, हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिडंडेंसी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, है ना। तो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिडंडेंसी के लिहाज से देखेंगे, तो एक सिस्टम होता है 1 आउट ऑफ 1। 1 आउट ऑफ 1 मतलब सिंगल हार्डवेयर होगा विद सॉफ्टवेयर डाइवर्सिटी, है ना। तो 1 आउट ऑफ 1 का एक हमारे पास एग्जांपल आपका जो अंसार्डो का ये माइक्रोलॉक 2 आता था पहले, वो 1 आउट ऑफ 1 था, है ना। वो उसको हार्ड और वार्म स्टैंड बाई दोनों ही आते थे उसमें। तो एक ये होता है, दूसरा होता है 2 आउट ऑफ 2। 2 आउट ऑफ 2 इंडियन रेलवे की पॉलिसी में आ चुका है कि आपके हर जगह जो भी आई आप लगाएंगे, वो 2 आउट ऑफ 2 सिस्टम ही होना चाहिए। ये आप लोग अपने दिमाग में भी रख लीजिए। 2 आउट ऑफ 2 का मतलब कि आपका हार्डवेयर डुअल तो होगा ही होगा, और प्लस सॉफ्टवेयर की भी आपको रिडंडेंसी रखनी पड़ेगी, है ना। तो आप सिंगल रखें चाहे डाइवर्स सॉफ्टवेयर रखेंगे। और तीसरा टाइप है मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम, है ना, 2 आउट ऑफ 3। तो मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम मतलब आपके 3 सिस्टम रहेंगे हार्डवेयर वाले, और 3 में से प्रोसेसिंग किसी भी 2 की अगर कॉमन आती है, तो वो उसको मान लेते हैं कि मेजॉरिटी वाला वोट है, और यही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो प्रोसेसिंग उन 3 में से कोई 2 भी अगर कॉमन प्रोसेसिंग करके रिजल्ट देते हैं, तो वही रिजल्ट बाकी तीनों के लिए फाइनल माना जाएगा। तो 2 आउट ऑफ 2 का एग्जांपल आजकल आपका वो सभी है। आपका ये वेस्टर्स का मार्क 2 आता है, वो भी 2 आउट ऑफ 2 है। मेधा का MEI 6CC है, वो भी 2 आउट ऑफ 2 है ना। ट्यूसन का आपका वो K5BMC है ना, वो भी 2 आउट ऑफ 2 है। 2 आउट ऑफ 3 ये इंडिया में कहीं नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत कॉस्टली पड़ जाता है ना। एक साथ 3 हार्डवेयर के खर्चे झेलना भारतीय रेलवे के बस की बात नहीं। इसलिए 2 आउट ऑफ 2 का चलन हमारे यहाँ तो नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि सिंगल हार्डवेयर विद डाइवर्सिफाइड सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज किया जाएगा। तो उसका कंपैरिजन बिल्कुल एक लॉजिक एंड गेट के साथ किया हुआ है ना। लॉजिक एंड गेट में क्या होता है, आपका डाइवर्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो मैं दिखाना चाहता था, वो इसके जरिए आपको दिखेगा कि अगर एंड गेट के दोनों इनपुट लो है, तो आउटपुट भी लो आएगा। दो में से एक इनपुट आपका लो है, तो भी आउटपुट लो आएगा। और अगर दोनों आउटपुट जब तक हाई नहीं होंगे, तब तक आपका आउटपुट डिलीवर नहीं होगा, वो दिखाया गया है। तो बेसिकली वही डाइवर्स ऑपरेशन को एक तरह से दिखाता है ना। आप इनपुट देखें कि वीडियो CCIP से इनपुट आ रहा है ना, ऑपरेशन हो रहा है। और ऑपरेशन जो हो रहा है, उसके साथ आपका जो डाइवर्स ऑपरेशन दिखाने के लिए एक दूसरा रास्ता दिखाया गया है, जिसकी 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 कोडिंग को इनपुट भी अपने आपके वही जो कॉमन इनपुट आपका मेन ऑपरेशन में जा रहा है, वही आपकी सेकेंडरी ऑपरेशन में भी जा रहा है। और जब तक ये दोनों मैच नहीं होंगे, इनका कंपैरिजन होने के बाद जब मैचिंग रिजल्ट आएंगे, तभी आपका आउटपुट डिलीवर होगा साइड पे। तभी आपके आउटपुट की बिट जनरेट होगी और गियर ऑपरेट होगा। तो ये हो गया आपका सिंगल हार्डवेयर विद डाइवर्स सॉफ्टवेयर। सेकेंडली डुअल हार्डवेयर विद सिंगल सॉफ्टवेयर, है ना। इसमें भी वही है, आपके हार्डवेयर की 2 यूनिट है, दोनों को सेपरेट इनपुट मिल रहे हैं, और दोनों हार्डवेयर
अपने सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ अपने इनपुट से प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कंपैरेटर में जाएगा, कंप्यूटर दोनों को मैच करता हुआ पाएगा, तभी आउटपुट की बिट जनरेट करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डुअल हार्डवेयर विद सिंगल और डाइवर्स सॉफ्टवेयर, 2 आउट ऑफ 2 सिस्टम, जो हमारा प्रेजेंटली चल रहा है। और ये मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपका प्रोसेसर 1 होगा, प्रोसेसर 2 होगा, और ऐसे ही 3 4 5 जो भी हो, जितने भी प्रोसेसर लगे होंगे सबको सेपरेट इनपुट्स मिलेंगे, और फिर सभी के जो आउटपुट है उनको मैच कराया जाएगा और देखा जाएगा कि मेजॉरिटी किस तरफ है। जिस तरफ मेजॉरिटी होगी, कंपैरेटर फाइनली उसी आउटपुट को बाहर भेजेगा सिस्टम को ऑपरेट करने के। तो ये मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम है, ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी, अगर 3 हार्डवेयर है तो। अच्छा, ये देखिए, ये सेंट्रलाइज इंस्टॉलेशन दिखाया गया है यहाँ पे। आपकी यही आजकल होता है ना, ओसी के साथ लगाना पड़ रहा है, बिना ओसी के लगाना पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होता है, क्लस्टर ऑफ लोकेशंस बहुत ज्यादा दूर होती है सेंट्रल टावर से, तो आपको ओसी भी लगाने पड़ते हैं, है ना। तो सेंट्रलाइज इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है यही रूम में दे दिए गए हैं, और एक सेंट्रल यूनिट है, उनके साथ कम्युनिकेशन कर रही है ओएफसी के माध्यम से, और उसी बिल्डिंग में आपका वीडियो होगा। ये अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग इसे कहेंगे सेंट्रलाइज इंस्टॉलेशन। लेकिन अगर आपका यार्ड बहुत बड़ा है तो आपको कई जगह ओसी लगानी पड़ेगी, है ना। नॉर्थ में, साउथ में 2 केबिन होंगे, उन दोनों केबिन में एक ओसी होंगी। वो दोनों ओसी बिल्कुल स्लैब सिस्टम की तरह काम करेंगी, लेकिन जो सारा का सारा प्रोसेसिंग होगा वो सेंट्रल यूनिट से ही होगा, जिसको हम लोग CIU बोल रहे हैं। और सेंट्रल यूनिट में ही जो ऑपरेशन होगा, आपकी आउटपुट की बिट को ड्राइव करने वाली बिट भी यहीं से निकलेगी, लेकिन चूंकि वो गियर मेरा बहुत दूर है, इसलिए उस बिट को मैं डुप्लीकेट करके भेजूंगा अपने दूर वाले ओसी में, वहां पे वो बिट जनरेट होगी, फिर वो बिट अपने उस लोकल गियर को जाके ऑपरेट कराएगी, है ना। तो ये जो आपके ए इन बी इन दिखा रहा है, इसको आप साउथ के पिन, नॉर्थ के पिन मान लीजिए, और इन ओसीज के साथ ओएफसी का डुअल चैनल कम्युनिकेट करेगा सेंट्रल यूनिट से। ये सेंट्रल यूनिट आपकी वीडियो से कनेक्टेड होंगी, और वीडियो से वही ऑपरेशन चलेगा। सेंट्रल यूनिट में प्रोसेसिंग होगी और कमांड जाएगी ओसी को, और फिर ओसी आपके गियर को ऑपरेट करेगा, फिर ऐसे ही मिलने वाले रीड बैक को भी ट्रांसफर करेगा CIU के पास। ठीक है। अब ये देखिए, स्टैंड बाई अरेंजमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। आजकल रेलवे में हर एक चीज स्टैंड बाई के साथ लिया जाता है। तो बेस्ड अपॉन स्टैंड बाई, ये स्टैंड बाई का अरेंजमेंट भी 3 तरह का होता है ना। हॉट स्टैंड बाई, वार्म स्टैंड बाई और कोल्ड स्टैंड बाई। तो ये हॉट स्टैंड बाई सब में तो 2 हार्डवेयर रहेंगे, लेकिन वो दोनों हार्डवेयर आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो हमको यहाँ से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं हॉट स्टैंड बाई का। हॉट स्टैंड बाई में दोनों सिस्टम, आपका जो हार्डवेयर 1 और हार्डवेयर 2 यानी सिस्टम A सिस्टम B जो दोनों है, दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों को एक साथ इनपुट मिलेंगे, वो दोनों इनपुट को एक साथ रीड भी करेंगे अलग अलग, लेकिन उनमें से एक सिस्टम जो ऑनलाइन होगा सिर्फ वही एप्लीकेशन के लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट को ड्राइव करेगा, दूसरा नहीं। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है वो ऑनलाइन वाले सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहना उसका जरूरी है ना। और वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अगर जैसे ही पहला सिस्टम शटडाउन होगा, तो चूंकि ऑनलाइन वाले के साथ दूसरा सिस्टम मेरा सिंक में था, इसलिए उसको फिर से सारी कमांड लेनी नहीं पड़ेगी, वो इमीडिएटली रेडी होगा अपने गियर को ड्राइव कराने के लिए, है ना। तो यहाँ हॉट स्टैंड बाई सिस्टम का मतलब यही है कि आपके हार्डवेयर की जो दोनों यूनिट हैं वो दोनों एक साथ इनपुट लेंगी, दोनों ही रीड करेंगी, लेकिन प्रोसेसिंग सिर्फ ऑनलाइन वाला करेगा, और ये दोनों हार्डवेयर आपस में एक दूसरे के साथ सिंक में रहेंगे। ऐसा अरेंजमेंट जहां होगा वो अरेंजमेंट हम लोग हॉट स्टैंड बाई मानेंगे। वार्म स्टैंड बाई क्या है? वार्म स्टैंड बाई का सीधा मतलब है भाई कि आपके दोनों आपके जो हार्डवेयर है उसमें से एक हार्डवेयर ऑफ रहेगा, एक हार्डवेयर ऑन रहेगा। अब वो जो हार्डवेयर ऑन है उसी से सारा खेल चलेगा, और इन दोनों के बीच एक ऑटो चेंजओवर की सर्किट हम लोग डेवलप करके रखे रहेंगे। जब भी मेरा एक सिस्टम बंद होगा तो दूसरे सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए, और ऑटोमेटिकली जब वो ऑन होगा
तो एक बार फिर से वो सारे इनपुट्स को लेगा, अपने को बूट करेगा और रेडी होगा। रेडी होने के बाद सिस्टम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन होने के बाद ही एप्लीकेशन लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सकेगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका एक सिस्टम ऑन है दूसरा सिस्टम ऑफ है, तो दोनों के बीच में किसी तरह के सिंक्रोनाइजेशन की लिंक नहीं होगी। जस्ट वेट। हाँ ठीक है। हाँ, कौन लिख दिया? कौन है इतने बेवकूफी कर रहा है? हाँ सॉरी यार, एक क्लास आ गई, वो सॉरी एक कॉल आ गई थी फिर से मुझे। जस्ट वेट वेट। तो यही जो आपसे कह रहा था कि आपका वार्म स्टैंड बाई जो होगा, क्योंकि एक सिस्टम का पावर ऑफ है दूसरे का ऑन है, तो इन लोगों के बीच में किसी तरह की सिंक्रोनाइजेशन की लिंक नहीं रहेगी। वार्म स्टैंड बाई और हॉट स्टैंड बाई में सिर्फ और सिर्फ ये सिंक्रोनाइजेशन का ही फर्क है। अब एक तीसरा सिस्टम है अपना कोल्ड स्टैंड बाई। कोल्ड बाई सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक फर्क है कि दोनों सिस्टम्स के बीच में किसी भी तरह की ऑटो चेंजर वाली फैसिलिटी नहीं रहेगी। जब भी आपका एक सिस्टम बंद होगा, दूसरे सिस्टम को ऑन करने के लिए आपको एसएनटी का आदमी भेजना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तभी आपका दूसरा सिस्टम चल पाएगा और पहला वाला जो मेन सिस्टम था उसका फेलियर आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी से कोल्ड स्टैंड बाई अरेंजमेंट। कोई कंफ्यूजन हो तीनों स्टैंड बाई में तो बताइए, या फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। हाँ सर यस, हॉट कोई कुछ कह रहा है? हॉट स्टैंड बाय में तो उसमें सिंक्रोनाइज रहना भी रहेगा ना। अरविंद जी, आप थोड़ा सा लाउडली बोल पाएंगे क्या? ये हॉट स्टैंड बाय आपने बताया, हाँ इसमें ऑलरेडी सिंक्रोनाइज रहेगा दोनों सिस्टम। हाँ, हॉट स्टैंड बाई जो है उसमें सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, उसका मतलब ही हुआ तभी वो हॉट रहेगा ना। हाँ। इनपुट दोनों को मिलते रहेंगे और दोनों हार्डवेयर आपस में सिंक में रहेंगे। सिंक में रहेंगे इसलिए ताकि एक सिस्टम कभी भी लाइव सिस्टम शटडाउन हो जाए तो दूसरा सिस्टम मेरा है वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन होते ही उसको फ्रेश इनपुट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनपुट उसको पहले से मिल रहे थे। और इनपुट उसको इस वजह से मिल रहे थे क्योंकि वो सिंक में था। ठीक है। और ये सेकंड में तो उसमें सिंक्रोनाइज नहीं था, तो उसको इनपुट और हाँ, वार्म सिंक वार्म करना स्टैंड पड़ेगा। बाई में सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा। उसको रीड करना पड़ेगा दोबारा। हाँ, उसको दोबारा रीड पड़ेगा, इसीलिए वो टाइम ले लेता है ना, इसीलिए टाइम ले लेता है। और इसीलिए रेलवे ने अपनी पॉलिसी बना के बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि आप आज के बाद हमेशा 2 आउट ऑफ 2 हॉट स्टैंड बाई सिस्टम ही लगाएंगे। दैट्स कंपलसरी। देयर इज नो compromise ऑन दैट पॉलिसी। ठीक है ना। ठीक। अब ये देखिए, एक यहाँ पे दिखाया है भाई सिंगल प्रोसेसर विदाउट एनी स्टैंड बाई कैसे काम करता है। तो आपका वही है, आपका कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल है, एआई है और फील्ड गियर है। बीच में किसी भी तरह का स्टैंड बाई नहीं है। चीप सिस्टम, चीपेस्ट सिस्टम। ऐसे सेक्शन जहाँ पे आपको लगता है कि बस एक ही गाड़ी जाती है, वही गाड़ी शाम को आती है, बहुत ज्यादा हाई तबाह नहीं है,
तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा क्यों करने का 2 आउट ऑफ 2 लगा के, तो वहाँ पे सिंगल प्रोसेसर विदाउट एनी स्टैंड बाई ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। सिंगल प्रोसेसर विद हॉट स्टैंड बाई सिस्टम। अब वही जो कॉन्सेप्ट हम लोग हॉट स्टैंड बाई वाला समझ रहे थे उसको हमने यहाँ पे दिखाया है कि आपका ये देखिए यहाँ पे EI1 EI2 है, इन दोनों के बीच के जो एक का एरो बना हुआ है जो इसमें एक दूसरे को सिंक करने वाला एरो है ना, ये म्यूचुअल आपको ये दिखाई दे रहा है। EI1 और EI2 के बीच में जो एरो है ये बेसिकली हॉट स्टैंड बाई का सिंबलाइजेशन है एक तरह से, है ना, कि एक दूसरे के साथ अपना सिंक्रोनाइज्ड है। तो इनके जरिए जो आउटपुट निकलेगा वो फाइनली रिलेस को ड्राइव करेगा और एट ए टाइम इन दोनों में से कोई एक सिस्टम ही ऑनलाइन रहेगा। 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर विदाउट एनी स्टैंड बाई, है ना, विदाउट एनी स्टैंड बाई 2 आउट ऑफ 2 स्ट्रक्चर। CCIP है, पैरेलल प्रोसेसर है, फिर CPU1 CPU2 है, ये दोनों म्यूचुअली रिलेटेड है। इनके इनपुट आउटपुट कार्ड एक दूसरे के साथ सिंक्ड है और उनके जरिए जनरेट वाले बिट उनके रिले तक पहुंचती है विदाउट स्टैंड बाई। अब यहाँ पे आ गया स्टैंड बाई, लेकिन एक चीज मिसिंग है यहाँ पर। देखिए स्टैंड बाई मतलब क्या, मेरे पास 2 EI सिस्टम है, दोनों में CPU1 CPU2 होते हैं ना, CPU1 CPU2 दोनों में है, लेकिन इनके बीच में कोई लिंक नहीं है, इसका मतलब ये वार्म स्टैंड बाई है, ठीक है ना। और इसी वार्म स्टैंड बाई को आपको हॉट स्टैंड बाई करना होगा तो कैसे करेंगे, बस CPU1 CPU2 सिस्टम ए का जो है उसको सिस्टम बी के CPU1 CPU2 के साथ आप सिंक कर दीजिए। सिंक कर देंगे तो वो हॉट स्टैंड बाई हो जाएगा। कैसे, ऐसे, है ना, ये आपका हो गया हॉट स्टैंड बाई। 2 आउट ऑफ 2 का हॉट स्टैंड बाई स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, सॉरी, ये इंडियन रेलवे की पॉलिसी है इस समय। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। 2 आउट ऑफ 2 विद ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, है ना। अगर आपका यार्ड बहुत बड़ा है, 400-500 रूट है, दूर दूर तक 2.5-3 किलोमीटर तक फैला हुआ यार्ड है, तो आपको क्या करना होगा, 2-3 OC लगानी पड़ेगी। और इसका जो सिस्टम रहेगा, सेंट्रल यूनिट आपका कंट्रोल टावर जो रहेगा मेन, वहां पे इसका मेन CIU रहेगा। वो CIU में 2-2 सिस्टम रहेंगे हार्डवेयर के, वो हार्डवेयर के 2-2 सिस्टम एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज रहेंगे और वो दोनों ही हार्डवेयर आपके सारे OC के साथ सेपरेट OFC पाथ पे कम्युनिकेशन करेंगे। सेपरेट OFC पाथ, आई एम रिपीटिंग, OC1 OC2 OC3, OC1 2 3 ये आपके सिस्टम A से भी कनेक्टेड रहेंगे और यही तीनों OC आपके सिस्टम B से भी कनेक्टेड रहेंगे। सिस्टम A में भी 2 CPU और सिस्टम B में भी 2 CPU, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई ये EI की इंटरफेस को डिजाइन कैसे किया जाता है ना, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसको डिजाइन करने में कैसे ऊर्जा खर्च होती है और कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है ना। तो किसी भी AI का जो इंटरफेस डिजाइन करना है आपको, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, है ना, कि वो आप कितने लाइन का स्टेशन बनने जा रहा है ना, कितने सिग्नल किस किस एस्पेक्ट के हैं, 3 एस्पेक्ट वाले कितने हैं, 2 एस्पेक्ट वाले कितने हैं, 4 एस्पेक्ट वाले सिग्नल कितने हैं, कितने पॉइंट रहेंगे, है ना, कितने ट्रैक रहेंगे, कितने स्लॉट्स रहेंगे, एसी गेट कितने हैं, कितने कंट्रोल्स रहेंगे, है ना। ये सब आपके पास एक तरह से इनका एस्टिमेशन आ जाता है। तो इनके एस्टिमेशन के बेसिस पे हम लोग गिनती करते हैं कि कितनी बिट होंगी, कितनी बिट चाहिए होंगी, वाइटल बिट, नॉन वाइटल बिट, है ना, रीडबैक वाले बिट। जब ये बिट्स का नंबर डिसाइड हो जाता है तो बिट के नंबर के डिजाइन के बेसिस पे, बिट के नंबर के बेसिस हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको इतने वाइटल इनपुट कार्ड चाहिए, इतने वाइटल आउटपुट कार्ड चाहिए। फिर कार्ड की संख्या डिसाइड हो जाती है, तो कार्ड की संख्या हम लोग कार्ड किस में लगाते हैं, डेफिनेटली एक हाउसिंग में, या एक कार्ड फाइल बोल दीजिए या फिर एक रैक बोल दीजिए, उसमें हम लोग कार्ड को इंसर्ट करते हैं ना। तो हर OEM इसका अलग अलग नाम रखा है ना, जैसे वेस्टर्स वाले बोलते हैं कि हाउसिंग बोलते हैं, अंसाल्डो वाला कार्ड फाइल बोलता है। तो जब आपके बिट्स डिसाइड हो गए, बिट्स के बेसिस पे आपके इनपुट आउटपुट के कार्ड डिसाइड हो गए, तो कार्ड की संख्या के आधार पे आपका डिसाइड हो जाता है कि कितनी हाउसिंग लगेगी, है, और कितने OC लगेंगे। और जब ये डिसाइड हो जाता है तब पता चलता है कि आपके AI का एस्टिमेट बेसिकली कितना आएगा, कौन सी कंपनी का AI कितने खर्चे में आएगा। और फिर उसके बाद आपके ये फील्ड के इनपुट और आउटपुट की रिले वायरिंग डायग्राम्स बनते हैं, पावर सप्लाई का अरेंजमेंट, कम्युनिकेशन कैसे रखेंगे, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा पॉलिसी के हिसाब से, कि ये सब भी आपके इंटरफेस की डिजाइनिंग के स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इंटरफेस डिजाइन करने का प्रोसेस क्या है,
तो डेफिनेटली भाई आपको जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपका जो एसआईपी या फ्रंट प्लेट डायग्राम जो आया है, फ्रंट पैनल डायग्राम जो आया है, बेसिकली एसआईपी और एफपीडी ये तो प्राइमरी रिक्विजिट है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी वाइटल नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट बिट कितनी होंगी। तो ये एसआईपी के बेसिस से ही डिसाइड होता है। अभी हम आगे एक छोटा सा सैंपल भी देख लेंगे कैसे करते हैं। तो आपके पास एसआईपी एफपीडी आपके हेडक्वार्टर्स इशू होके आपके पास आ गई है, तो आप वाइटल नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट के बिट की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, और इन्हें ज्ञात करने के बाद आप गिनती कर लेते हैं कि हाँ भाई एक इनपुट मेरे को, जैसे सपोज करें मुझे वेस्टर्स का यही लगाना है, उसमें इनपुट कार्ड वगैरह होते हैं, इनपुट कार्ड को बोलते हैं पिम 50 और आउटपुट कार्ड को बोलते हैं रोम 50। तो आपका जो पिम होता है वो उसकी कैपेसिटी 8 होती है और रोम की 12 होती है। तो जब एक कार्ड मेरे को 8 बिट की कैपेसिटी रखता है तो मुझे इतने बिट है, तो मुझे 8 चौके 32, 8 5 40 है ना, इतने कार्ड लगेंगे। ये मेरे को इनपुट आउटपुट कार्ड की संख्या यहाँ से पता चल जाती है। फिर उस कार्ड के बेसिस से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं हमको इतनी फाइल्स चाहिए, सॉरी कार्ड फाइल या हाउसिंग चाहिए, और 2 आउट ऑफ 2 सिस्टम लगाना है तो इतना मेरे को सीपीयू चाहिए होगा, है ना। तो इसको सिंक रखने का पावर सप्लाई बोर्ड कितने चाहिए, है ना, 24 वाली सप्लाई, 64 वाली सप्लाई, कितने कन्वर्टर देने होंगे एआई को, वो सबका डिजाइनिंग यहाँ से हो जाता है ना। फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराना होता है, ये सब इसके सीरियल वाइज स्टेप्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखना है, कम्युनिकेशन कैसे करानी है ना। आपका वीडियो कहाँ पर है, आपका पावर सप्लाई से डीसी डीसी कन्वर्टर की सप्लाई आप कहाँ तक खींच के ले आएंगे, मेंटेनेंस पीसी आप कहाँ इंस्टॉल करेंगे, आपका जो मेन रिले रैक है वो सब किस तरफ रहने वाली है ना, आपके जो डीएसी वाला पैनल है वो किस तरफ रहने वाला है। तो इनके बीच में आप कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे, ओएफसी का डबल डबल पाथ कैसे आएंगे, एक भी पाथ सिंगल नहीं होना चाहिए, सारे पाथ रिडंडेंट होने चाहिए, है ना। इसलिए हर एक चीज का रिडंडेंसी रहता है तो सबके डुअल डुअल पाथ भी चलते हैं। फिर डिजाइन ऑफ फील्ड इनपुट एंड आउटपुट रिले वायरिंग डायग्राम्स आ गया ये। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि बिट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको कितनी इंटरफेस रिले की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है कि आपको एक 4 एस्पेक्ट का सिग्नल आपको स्टेशन पर मान लीजिए कोई 10 हो, तो 10 में से हमको ये देखना पड़ता है कि एक के लिए कितना चाहिए, उतना गुणा 10, ऐसा डिसाइड करके हम लोग टोटल बिट पता कर लेते हैं। तो जो 4 एस्पेक्ट सिग्नल होगा उसमें वाइटल आउटपुट क्या होगा, उसमें वाइटल आउटपुट आपका डीआर होगा, एचएचआर होगा, एचआर होगा, ठीक है ना। आरजी तो आपका बाय डिफॉल्ट रहता ही है, तो आपका डीआर, एचएचआर और एचआर ये आपके 3 वाइटल आउटपुट उसमें रहेंगे। फिर वाइटल इनपुट क्या होता है, वाइटल इनपुट आपका उसके सारे जो रीडबैक है और प्लस जो बाय डिफॉल्ट उसमें आएगा सिग्नल में वो उसके वो रहेंगे, वाइटल इनपुट रहेंगे। तो जैसे डीईसीआर का जला हमको पता चलना चाहिए, है ना, एचईसीआर जला कि नहीं जला, एचईसीआर जला कि नहीं जला, आरईसीआर जला कि नहीं जला। तो ये जो 4 एस्पेक्ट है इसके, इन चारों एस्पेक्ट के एक इनपुट वो वाइटल इनपुट हो गई। और इन 4 में से जो वाइटल आउटपुट के जरिए मेरा फंक्शन साइड पे अचीव हुआ है वो मुझे सीपीयू में पता चलना चाहिए, इसलिए मैं उसका रीडबैक भी रखता हूँ। तो ये जो डीआर एफ, एचएचआर एफ, एचआर एफ है ये बेसिकली रीडबैक है। तो तो ये तीन रीडबैक और 4 ये इसके एस्पेक्ट, तो 4 3 7 4 एस्पेक्ट के सिग्नल में ये 7 मुझे वाइटल इनपुट बिट्स चाहिए होंगी। 3 वाइटल आउटपुट बिट हो गई और 7 वाइटल इनपुट बिट हो गए। उस सिग्नल से जुड़ी हुई बटन को मैं एक नॉन वाइटल इनपुट मान लेता हूँ, तो एक बिट वो हो गई। नॉन वाइटल आउटपुट क्या क्या होंगे, उन पैनल पे उन सभी का इंडिकेशन, डीजी के का इंडिकेशन, एचएचजी के का इंडिकेशन, एचजी के का इंडिकेशन और आरजी के का इंडिकेशन। तो ये नॉन वाइटल आउटपुट हो गया। तो ये रिले कैसे डिसाइड होगी, ये QN13 जो हमने दिया, QN13 बेसिकली हमारे ये डीआर, एचएचआर और एचआर इन सबकी एक एक रिले आ गई, ठीक है ना। इसलिए ये 3 QN1 रिले आ गया। और ये QE-CX61 क्या है, ये मेरा ECR वाली रिले है। ये 4 क्यों लगी है, क्योंकि ये सिग्नल 4 एस्पेक्ट का है। तो मुझे ये पता चल गया यहाँ पे फाइनली कि 4 एस्पेक्ट का अगर एक सिग्नल हो तो उस एक सिग्नल के लिए मुझे कम से कम 7 इंटरफेस रिले चाहिए होंगी।
4 तो ईसीआर के लिए और प्लस 3 उसके वाइटल आउटपुट के लिए। और इन्हीं 3 वाइटल आउटपुट से मेरा ये जो इनपुट है ना, ये रीडबैक वाला DRF, HHRF, HRF, इसका भी काम मेरे को इस QN वाली 3 रिले के एक कॉन्टेक्ट से हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से 3 एस्पेक्ट का सिग्नल होगा, तो उसमें वाइटल आउटपुट क्या होगा, DR का एक रिले पिकअप कराना पड़ता है और एक HR का पिकअप कराना पड़ता है, जिसको सिग्नल क्लियरेंस में हमको आवश्यकता होती है। तो 2 वाइटल आउटपुट हो गए। वाइटल इनपुट क्या हो गया, वही आपकी तीनों की ECR और DR का और HR का रीडबैक। तो 3 ये और 2 ये, 3 तो 5 आपके वाइटल इनपुट हो गए 3 एस्पेक्ट के एक सिग्नल में। फिर हर सिग्नल की एक बटन होनी चाहिए, तो उसका GM नॉन वाइटल इनपुट आ गया और उस सिग्नल के सारे तीनों एस्पेक्ट के इंडिकेशन DGK, HGK, RGK। फिर इसके बेसिस पे रिले कितनी हो जाएगी, रिले फिर से वही आपके 2 एस्पेक्ट जलाने वाले जिनको आपको जलाना है साइड पे आपके फंक्शन अचीव करने के लिए सिग्नल क्लियरेंस के टाइम में, तो DR के लिए एक रिले और HR के लिए एक रिले। तो Q1 की 2 रिले हो गई, और चूंकि 3 एस्पेक्ट का सिग्नल है तो तीनों एस्पेक्ट के एक एक ECR, यानी 3 आपका QECF 61 लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 एस्पेक्ट सिग्नल का है। तो ऐसे हम मोटा मोटा बिट कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे तो हमने सिग्नल का दिखाया, वैसे ही हमने एक रूट इंडिकेटर का दिखा दिया, है ना। अगर वन वे है तो क्या होगा, एक UGR1 देना होगा, वो अपना वाइटल आउटपुट रहेगा। फिर एक UCR भी जलना चाहिए, तो वो हमारा वाइटल इनपुट हो गया। वो UCR जल गया, ये मेरे वाले EI पे, मेरे वीडियो पे पता चलना चाहिए, तो मुझे एक रीडबैक लेना होगा EI को इन्फॉर्म करने के लिए। तो वो रीडबैक हम बोल देंगे UGR1 का F, वो रीडबैक हो गया। फिर इसकी तो कोई बटन रहेगी नहीं, सेपरेट रहती है क्या, नहीं रहती। तो खाली नॉन वाइटल आउटपुट का एक इंडिकेशन मेरे को चाहिए UGKE1। और रिले, यस रिले भी मुझे 2 चाहिए होगी, क्योंकि एक तो मैं UGR पिकअप करा रहा हूँ तो इसलिए उसका QN1 रिले लगेगा, और UECR पिकअप करा रहा हूँ तो एक मेरे को उसका लैंप चेकिंग रिले लगेगी। तो इसकी भी हमने 2 रिले यहाँ पर दे दी। ठीक, ऐसे ही कॉलिंग ऑन का या 2 वे रूट इंडिकेटर है तो उसका, है ना। ऐसे सारे सिग्नल्स की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है ताकि सही सही आप वाइटल इनपुट और वाइटल आउटपुट का कैलकुलेशन कर सके। वाइटल इनपुट और वाइटल नॉन आउटपुट का कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये नॉन वाइटल इनपुट और नॉन वाइटल आउटपुट भी चाहिए होता है, क्योंकि किसी किसी में इनके कार्ड लगाते हैं और किसी किसी में इनके कार्ड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो इंटरनल बिट्स में बन जाते हैं। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पर पॉइंट का बताया हुआ है ना। ये पॉइंट पे आपका WNR है, WRR है, वाइटल आउटपुट की भाई पॉइंट नॉर्मल में रहेगा कि रिवर्स में रहेगा। फिर उसका मेरे को वाइटल इनपुट भी चाहिए, NWKR, RWKR। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ब्रीफ में दिखाया है, उसके और भी इनपुट और भी नॉन वाइटल आउटपुट इंडिकेशन वगैरह रहते हैं, है ना। कि पॉइंट रूट में लॉक्ड है तो कैसा रहेगा, रूट में लॉक्ड और फिर फेल इंडिकेशन देना है तो भी उसके इंडिकेशन का अलग नॉन वाइटल आउटपुट रहेगा, है ना। पॉइंट आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस है तो उसकी भी इंडिकेशन आती है। आजकल तो उसका NKR RKR भी दे देते हैं, तो खैर अभी AI में तो उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके हिसाब से नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कम दिखा है, जबकि और लगने चाहिए। नॉन वाइटल इनपुट तो बराबर है बट आउटपुट और रहते हैं। ऐसे ही आपका क्रैंक हैंडल और स्लॉट्स, है ना, इन सब का कैलकुलेशन हम लोग करके फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इसमें इतने बिट चाहिए होंगे। और बिट की कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि EI वगैरह अपना जो रेट देते हैं वो बिट के बेसिस पे रेट देते हैं। फिर क्या होता है कि आप सारे वाइटल कार्ड्स की संख्या और नॉन वाइटल कार्ड्स की संख्या को कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करिए कि आपके लगभग एक स्टेशन पर लेट से कि लगभग 80 आपके वो आ गए, वाइटल आउटपुट आ गए, 80 वाइटल आउटपुट आ गए। और आपको वेस्टर्स का Mark II EI लगाना है, तो कितने आउटपुट कार्ड चाहिए होंगे। मेरे को पता है कि भाई एक वाइटल आउटपुट कार्ड मेरे को लगभग 12 आउटपुट की कैपेसिटी देता है, 12 या 8 शायद ऐसा कुछ है, 12 देता है मेरे ख्याल से रोम में, 12 देता है। और मेरे पास वाइटल आउटपुट 80 है, तो मुझे कितने कार्ड चाहिए होंगे, एनीबडी। मकवाना जी बताइए अगर आप जाग रहे हैं तो। 7 कार्ड चाहिए। हाँ, अगर एक कार्ड की कैपेसिटी 12 आउटपुट की हो और आपके वाइटल आउटपुट 80 निकल आए, तो लगभग कितने कार्ड आपको चाहिए होंगे। 7 कार्ड चाहिए ना सर। ठीक है, 12 सत्ते 84, ठीक है ना। 12 से 84
तो अब ऐसा है कि हम लोग कट टू कट तो रख नहीं सकते है ना, रेलवे अपना स्क्वायर भी लेके चलती है, लेकिन मोटा मोटा आपको अंदाजा हो जाता है कि इतने इनपुट कार्ड और इतने आउटपुट कार्ड, और बेसिस इसके बेसिस पे मुझे ये भी पता होता है कि मेरा एक हाउसिंग अगर मेरे पास वेस्टर्स मार्क 2 की है, तो एक हाउसिंग में कितने स्लॉट रहेंगे, 10 स्लॉट रहेंगे। 10 में पहले 2 स्लॉट तो मेरे फुल है उसके प्रोसेसर के लिए, बाकी के 8 स्लॉट में मेरे को 8 कार्ड लगाने पड़ेंगे, है ना। तो कार्डों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी के बेसिस पे आपके हाउसिंग की संख्या बढ़ती जाएगी, हाउसिंग या फिर कार्ड फाइल कह लीजिए। और उस कार्ड फाइल के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका एआई का एस्टिमेट कितना भाग रहा है। ठीक है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका एआई में 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर। दोनों में फर्क क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो जैसा कि आपने बताया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर बेसिकली ओईएम के द्वारा बनाया हुआ है, वो कंपनी स्पेसिफिक होता है। उसमें ये सब डिफाइन किया हुआ है कि हमारा एआई का सिस्टम कैसे कम्युनिकेशन करेगा अपने कार्डों के बीच में, अपने प्रोसेसर्स के जो रिडंडेंट कार्ड है उनके बीच में, उनके जो पेरिफेरल्स है उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन करेगा, ये सब आपका एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर में डिफाइन किया होता है। और अगर किसी एक कंपनी का है, सपोज करें कि आपका वेस्टेज का है, तो वेस्टेज के उस वर्जन के सारे सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर एक जैसे होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेशन पर लगे हो, है ना। चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो बोरीवली में हो, चाहे रतलाम में हो, अगर हर जगह वेस्टर्स मार्क 2 लगा है तो वेस्टर्स मार्क 2 का एक ही वर्जन का सारा एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम होगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो यार्ड स्पेसिफिक होता है, इसीलिए वो हर स्टेशन के लिए अलग होता है, चाहे भले सेम कंपनी का ही क्यों ना हो। ठीक है। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर कॉमन टू ऑल एआई फॉर द सेम मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड होता है। एआई के सारे ऑपरेशन कैसे डिसाइड होंगे ये वो परफॉर्म करता है, और कोई भी यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ ओईएम ही चेंज कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टेशन जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बदलता जाएगा, और ये साइट पे इंस्टॉल किया जाता है। आज आपका सेट होने वाला है, कमीशन करने वाले हैं, तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप सेट कर पाएंगे। फिर जिस दिन आप यार्ड को फाइनली हैंडओवर करने जा रहे हैं कमीशनिंग के टाइम, उस टाइम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किया जाएगा। और ये लॉजिक आपका जैसा आपने एसआईपी बनाया था उसके बेसिस पे जो आपका आरसीसी बना है उसी के बेसिस पे इसका लॉजिक डेवलप किया जाता है, इसका सोर्स ही आपका वही रहता है। और एप्लीकेशन की जो डिजाइन है वो मॉडिफाई की जा सकती है कभी भी, जब भी जरूरत पड़े, जब भी आपको यार्ड में अल्टरेशन करना हो। आपको पता है कि एक लूप लाइन और डल गई तो होम सिग्नल का एक और डाइवर्जन आ जाएगा, है ना। तो डेफिनेटली आपको अल्टरेशन करना पड़ेगा, तो उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फिर से आप अल्टरेशन कर सकेंगे। अच्छा, अब ये फैट और सैट क्या होता है? फैट सेट क्या होता है, आप में से कोई बता पाएगा क्या? बलराम जी आप बता पाएंगे? कर दो। हाँ, ले लो मेरा। किस पर आया है? IWC में इस पर आया है। हाँ तो कर लो ना, डेसी जो है ना सर। भाई कर दो, मेरा डेसी लेते हो आप? अभी कोई भी जैसे आपका हाँ बलराम जी, फैट और सेट आप में से किसी को कंसेप्ट थोड़ा बहुत हो तो बताइए, शेयर करिए, ताकि क्लास को हम लोग इंटरेक्टिव बना सकें, वरना बोरिंग हो जाएगा ना, मैं बोलता रहूंगा आप लोग सुनते रहेंगे। बलराम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? राम बाबू जी आप अवेलेबल है? जी सर। सर हाँ। बलराम जी सर ये कहाँ अनुपस्थित हो गए भाई? हाँ सर, फैट और सैड के बारे में तो ज्यादा आइडिया नहीं है। बस फैक्ट्री में जो टेस्ट करते हैं, जहाँ पे इंस्टॉलेशन करना रहता है उसको साइट पे टेस्ट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, सही है। और कुछ? सर ज्यादा आइडिया नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। दयानंद जी आप बता पाएंगे कुछ?
कोई बात नहीं। तो देखिए फैट जो होता है बेसिकली आपका, जो कंपनी आपकी एआई बना रही है उसके प्रीमिसेस में ही होता है। रेलवे के ऑफिसर भी जाके थोड़ा सा उसको विटनेस करते हैं। तो फैट कंपनी अपने यहाँ करती है। फैट का एडवांटेज ये रहता है कि भाई फैट एक बार टेस्ट कर लिया तो साइड पे बहुत ज्यादा उसमें निगेटिविटी या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइड पे लाके जो टेस्टिंग की जाएगी वो सेट होगी, है ना। तो फैट इज साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड सेट इज साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। और दोनों ही टेस्ट में रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव का होना आवश्यक है, चाहे भले ही एक चीज फैक्ट्री में हो रही हो और दूसरी चीज साइट पर। तो बेसिकली आपका ये दोनों ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को कमीशन करने से पहले ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं। दोनों के फेज अलग है, एक फैक्ट्री पे और एक साइट पर। तो फैक्ट्री पे होने वाला जो सेट है टेस्ट है, वो आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस स्टेशन के लिए बनाया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए अहमदाबाद स्टेशन है, उसके लिए मैं एक एआई डेवलप कर रहा हूँ, वेस्टर्स के लगाने जा रहा हूँ। तो वेस्टर्स ने अहमदाबाद यार्ड के हिसाब से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया होगा। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए जो सेटअप हम फैक्ट्री में बिठाते हैं वो फैक्ट्री एनवायरनमेंट में होता है सिमुलेशन के साथ में, इसीलिए हम लोग इसको फैट बोलते हैं। तो फैट करने के लिए आपका एक सिमुलेशन सेटअप वहां पे बिठाया जाता है। और उस सिमुलेशन सेटअप में कैसे होता है कि आपका एक एक गियर को आप ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरे सिमुलेशन पे उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होता है। तो फटाफट फटाफट चेक करके एक राउंड ऑफ चेकिंग हो जाती है। क्योंकि ये राउंड ऑफ चेकिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि आप जब सारी चीजें लाकर साइट पे ही टेस्ट करेंगे तो साइट पे प्रॉब्लम बहुत लंबी खिंच जाएगी और कमीशनिंग का फेज आपका और लंबा खिंचता चला जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि टेस्टिंग का एक लेवल फैक्ट्री लेवल पे ही हो जाए। अच्छा, उद्देश्य क्या है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट करने के लिए? फैट करने का एडवांटेज ये होता है कि आप इसके माध्यम से आपका जो पूरा का पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम उस स्टेशन की इंटरलॉकिंग और आरसीसी के हिसाब से, एसटीएलटी के हिसाब से जो बनाया गया है, उसकी वर्किंग को हम एक सेफ मैनर में टेस्ट कर लेते हैं और उसमें आने वाले किसी भी फॉल्स इनपुट आउटपुट को हम तुरंत चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद फैक्ट्री लेवल पे उसको हम करेक्ट भी कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको वही सिमुलेटर पैनल और टॉगल स्विचेस वगैरह फैक्ट्री लेवल पे ही बनाई जाती है। और टॉगल स्विच का तो जमाना चला गया। ये सब भी हम लोग सिमुलेशन पीसी के जरिए ही, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओईएम का रहता है, उसके माध्यम से वहीं पे प्रिपेयर कर लेते हैं। और हर स्टेशन का, किसी भी स्टेशन का हो उसका फैट अलग होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 7-8 स्टेशन एक ही जैसे मॉडल के हैं। सपोज करिए कोई बहुत सेक्शन ऐसे होता है जहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी होती है, सब 3-3 लाइन के स्टेशन है, सबका सिग्नल नंबर भी सेम है, ये भी सेम है, वो भी सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से किसी भी स्टेशन का फैट उसने कर लिया कंपनी वाले ने और बाकी सबको भी सही मान लिया ना, गलत। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग फैट टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फैट करने के दौरान क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीजों का आप लोग ना मॉडिफिकेशन भी करते रहते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे करना? मॉडिफिकेशन मतलब जैसे आप फैट जब कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है ना कि आप बहुत ज्यादा वो करना है। ऐसा नहीं कि हम आपको 120 सेकंड का टाइमर चला के दिखाएंगे, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, वो 120 सेकंड वाले टाइमर को 10 सेकंड 12 सेकंड में सेट कर देते हैं, है ना। सिग्नल दिया, अप्रोच लॉक टेस्ट किया, है ना, टाइमर चला, 12 सेकंड में निपट गया। तो उससे क्या होता है कि आप अपने टेस्टिंग के टाइम को भी मिनिमाइज कर रहे हैं और इंटीग्रिटी तो चेक हो ही रही है ना। और डेफिनेटली फैट करने से अपना वही साइट की एरर मिनिमाइज हो जाती है ना, रिस्क कम रहेगा साइट पर टेस्ट करने के दौरान और बहुत सारा टाइम भी बचेगा। फिर सेट क्या होता है? सेट वही है कि फैट एक बार आपने कर लिया और ओके हो गए, श्योर हो गए कि हाँ सब कुछ सेफ, चलो जो है इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के टाइम भी आप जो है भले सॉफ्टवेयर लेके आ गए और लोकल पीसी पे इंस्टॉल कर लिया वीडियो पे, लेकिन साइट की जो इंटेग्रिटी है वो टेस्ट करना जरूरी है सेट के साथ में। तो क्या करते हैं आप सेट करते वक्त, यहाँ पर भी आप वही एक सिमुलेशन पैनल क्रिएट कर लेते हैं छोटा मोटा, और सारी गाड़ियां चला चला के देखते हैं, नेगेटिव चेक वगैरह भी करते रहते हैं, है ना। साइट के हार्डवेयर आपके टेस्ट हो गया, एआई का हार्डवेयर टेस्ट हो गया, आपके जो भी कम्युनिकेशन करने वाले इक्विपमेंट है, पावर सप्लाई इक्विपमेंट है ना, रिले कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल सीसीआई पे अगर लगा है तो वो सब करेक्टली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, उनका फेलियर बिहेवियर और नॉर्मल बिहेवियर दोनों अपनी इंटेग्रिटी के हिसाब से, एसआईपी के हिसाब से सही है कि नहीं, ये सब चेक करना हमारा उद्देश्य रहता है सेट के माध्यम से। तो ओवरऑल जो सिस्टम की इंटेग्रिटी है
सेफ्टी है और फेल सेफ वर्किंग है, वो आप चेक करते हैं, है ना। तो आपका जो ओईएम है, आप ओईएम के क्लाइंट है, आपका ये पक्का हो जाएगा कि भाई क्लाइंट को ओईएम ने सही चीज की डिलीवरी की है, सिस्टम मेरा बिल्कुल फुल प्रूफ है, नाउ दिस इज रेडी टू कमीशन। तो फैट और सेट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फैट और सेट जो करते हैं ना, तो किसी भी स्टेशन के सॉफ्टवेयर की ना बहुत सारी फाइल जनरेट होती है, सबके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो वो सब भी आजकल दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आप लोग के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, तो वो सब भी आप थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो सही रहेगा, अलग अलग ओईएम के कौन कौन सी फाइल बनती है। जैसे होता है ना, लोग माइक्रोलैक वाला वाला बनाता है अपना, वो डॉट एमएलएल है, डॉट एमएलपी है, डॉट एमएल2 है ना। इसी तरह से आपका सेट फाइल जब तैयार करता है तो भी वही एमएल2 डॉट एमएलएल डॉट एमएल2 फाइलें बना के उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपको देता है ना। इनका सर्टिफिकेशन भी होता है, ऑफिसर लेवल पे जो है साइनिंग भी होती है ओईएम के साथ में, तो इनके सर्टिफिकेट्स लगते हैं। और ये आपका जब सैंक्शन से सैंक्शन वगैरह मिल जाता है, कमीशन जब करते हैं, तो उसमें इन सबको भी दिखाना पड़ता है हमें, है ना। तो बेसिकली अभी ये मेरा पीपीटी जो था ये मैंने कवर अप कर लिया है। बट अभी जो मैंने आपको अभी वो वार्म स्टैंड बाई हॉट स्टैंड बाई सब बता रहा था ना कि 1/1 2/2 क्या है। तो चूंकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स भी आने वाले हैं, तो 2/2 में कौन कौन सा सिस्टम के कौन कौन सा वर्जन है, ये सब आप लोग जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि सब कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। और बाकी आरडीएसओ के बहुत सारे टेक्निकल एडवाइजरी नोट यानी टैन्स भी आते हैं, वो टैन भी पढ़ना जरूरी है। वो 10 पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा मिलेगा कि भाई आरडीएसओ ने क्या क्या चीजें एआई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बना रखी है ना। तो उसका अर्थिंग का अरेंजमेंट है ना, सर्च प्रोडक्शन का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, पावर सप्लाई में उसके आपको कैसे कैसे सावधानियां बरतनी है ना। जैसे बहुत सारा आता है, पावर सप्लाई के बारे में बताते हैं कि आपका 110 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई रहेगी आईपीएस से ईआई रैक तक की, है ना, वो डुप्लीकेटेड केबल में आनी चाहिए, है ना। और वोल्टेज ड्रॉप कहीं भी केबल में 1 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो डीसी डीसी कन्वर्टर आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में प्रोवाइड करेंगे सिस्टम ए सिस्टम बी के लिए, वो दोनों बिल्कुल सेग्रीगेटेड होने चाहिए, N+1 के कन्फिग्रेशन में होनी चाहिए। और डीसी डीसी कन्वर्टर ईआई वाला जो है बिल्कुल ईआई रैक पर होना चाहिए, या तो उसके ऊपर हो या तो उसके बिल्कुल क्लोज कंडीशन में हो, मतलब बिल्कुल विसिनिटी में नजदीक हो। डीसी डीसी कन्वर्टर से और उस ईआई के रैक तक में वोल्टेज ड्रॉप भी जो है 0.5 से ज्यादा नहीं हो। मतलब ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको थोड़ा सा देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। आपका वो जो फैन सप्लाई है वो सेपरेट हो, 24 वोल्ट वाली 110 वोल्ट की जो सप्लाई आपकी सीपीयू फैन के लिए आती है, उसके लिए आपका सेपरेट कन्वर्टर लेना चाहिए, है ना। चाहे आईपीएस लेना हो या फिर अगर आईपीएस ना जाकर के कन्वर्शन ही दे रहा है तो भी आपका सप्लाई सोर्स जो एक्सटर्नल है वो सेपरेट ही होना चाहिए। तो ये सब आप आरडीएसओ के जब 10 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। और बहुत सारे जो ओईएम है, हर ओईएम का नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग अलग है ना। जैसे अपना वेस्टेस है, तो वेस्टेस का जो मेंटेनेंस पीसी है उसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस पीसी के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, वेस्टेस वाला प्रोग्राम आप जिस पीसी में डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है ना। जैसे जीसीएसएस है, आईसीएस है, मूवी ओला है, ये पूरी जो नॉमेनक्लेचर की टर्मिनोलॉजी है ये सीमेंस वेस्टेस वाले की है। अंसाल्डो वाले की अलग होगी, है ना, मेधा वाले की अलग होगी, क्योसन वाले की अलग होगी। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये भी आजकल ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से भी घुमा के पूछ देगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं देखता हूँ कि आप लोग पहले से कितनी जानकारी है और थोड़ा बहुत अभी पढ़ने के बाद कुछ लाभ हुआ है कि नहीं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक एमसीक्यू आप लोगों को खोलता हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, ये एक एमसीक्यू है छोटा सा, है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जस्ट वेट, जरा मैं इसको छोटा कर दूं, मिनिमाइज कर दूं स्क्रीन को। आप लोग के क्वेश्चंस दिख रहे हैं सभी को? जी सर, दिख रहे हैं। यस सर। चलिए आंसर दीजिए। पहला
है ना। प्राइम इनपुट्स फॉर द एआई इंटरफेस डिजाइन आर, ये पहले का इनपुट्स किसको कहेंगे इसमें से? करेक्ट है सर, SIP। हाँ, है ना। पहले किसी का भी correct स्टेशन का एआई का इंटरफेस डिजाइन करने के लिए है। सबसे पहले मेरे पास ये सब तो होना ही चाहिए। क्या क्या? SIP होनी चाहिए, है ना, फ्रंट पैनल डायग्राम होना चाहिए, और रूट कंट्रोल चार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जी सर। फिर द कैलकुलेशन ऑफ EI कार्ड फाइल या OC और हाउसिंग इज मेनली डिपेंड्स ऑन, मतलब ये EI का जो आपका OC या हाउसिंग या कार्ड फाइल है वो किस पर ये डिपेंड सब करता है? ये करेक्ट है सर, वाइटल नॉन वाइटल बिट। राइट, है ना। आपका ये हमेशा आपका जो बिट चार्ट है उसमें वाइटल और नॉन वाइटल बिट कितने हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। फिर EI का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? पकवाना जी आप बताइए। सर डी रिमोटली लोडेड है सर। हाँ, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मैंने बताया था ना, आपका हर स्टेशन अलग होता है, इसलिए हर स्टेशन का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अलग होगा, है ना। स्टेशन इसका EI में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टेशन स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। स्टेशन बदलेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बदलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरलॉकिंग सिस्टम व्हाट काइंड ऑफ केबल इज यूज्ड? अगर डिस्ट्रीब्यूटेड EI है तो डेफिनेटली OC वगैरह लगेंगे। तो OC की कनेक्टिविटी किससे होती है? बी बी सर, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से। OFC से। यस, करेक्ट करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर क्या रहेगा? बी एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर अभी तो बताया था। 5 हाँ। मिनट हुए। हाँ, स्पेशल बी करेक्ट है सर, बी। हाँ, बी रहेगा, है ना। देखिए, स्टेशन स्पेसिफिक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर जो होता है वो हर कंपनी के हर वर्जन का सेम होता है ना। एक कंपनी वेस्टेज का मार्क 1 आता है, मार्क 2 आता है, ठीक है ना। तो मार्क 2 का सॉफ्टवेयर जहां जहां लगेगा सब जगह कॉमन होगा, सेम होगा। लेकिन मार्क 1 का एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर मार्क 2 से अलग होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी OEM का सेम वर्जन का एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर सभी स्टेशनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होगा क्योंकि हर स्टेशन का यार्ड अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट। अरे ज्यादा पीछे चला गया क्या? हाँ। हाँ जी, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एनी अनसेफ फेलियर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एन EI, अगर EI को कोई अनसेफ फेलियर पता चलता है तो क्या होगा? डी यस, सिस्टम शटडाउन में चला जाएगा और सारे आउटपुट जो दिए होंगे उसको विड्रॉ कर लेगा, वो फेल सेफ होने के लिए, ठीक है ना, ताकि गलती से भी गलती ना हो, ठीक है। दिस इज क्वाइट सिंपल। एक्सटर्नल डाटा लॉगर प्रोविजन टू EI इज, अब हमको पता है कि हर सिस्टम में एक EI तो खुद को डायग्नोस्टिक करने का सॉफ्टवेयर अपने पास रखता ही रखता है, लेकिन फिर भी EI में डाटा लॉगर लगाना पड़ता है। बी करेक्ट है सर, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसको रेलवे ने पॉलिसी बना के इम्पोर्टेंट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका जो EI का इंटरनल अपना जो सॉफ्टवेयर रहता है डायग्नोसिस वाला, वो जबरदस्ती के एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन जनरेट करता रहता है ना। और डाटा लॉगर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पिक एंड चूज अपना स्पेसिफिक कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि डाटा लॉगर की पावर सप्लाई को हम लोग इंडिपेंडेंट रखते हैं, है ना। और एनालॉग पावर सप्लाई को भी हम लोग डाटा लॉगर के माध्यम से मॉनिटर करते हैं। एनालॉग को आपका EI का इंटरनल डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा ये मैंडेटरी किया हुआ है, इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैव क्या?
ए यस, है ना, सभी में सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कंट्रोलर्स, क्या कर सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कंट्रोलर यूज करके? बताइए बलराम जी। इसमें बी आएगा सब बी। हाँ, बी, है ना आपका। ओसी आप लगाते हैं तो ओसी से सेंट्रल यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन सीधे सीधे ओएफसी से होता है। हाँ बी तो केबल अगर बच आपके जाती चार है। पांच पॉइंट अगर आपके 4-5 पॉइंट 2 किलोमीटर दूर है, तो आपको अगर ओसी नहीं लगाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? उन 5 पॉइंटों के लिए मेन केबल तो यही से डालनी पड़ेगी। उधर के सारे गिरोह के लिए मेन केबल आपको सेंटर जो आपका केयर है वहां से वहां तक तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओसी वहां पे लगा देते हैं उन पॉइंटों के पास जहाँ पे आपका क्लस्टर ऑफ गियर्स है, तो ओसी से टेल केबल तो बहुत छोटी डिस्टेंस में आ जाएगा, और ओसी का कम्युनिकेशन हम लोग सीधे सीधे एक ओएफसी से करा देंगे अपने मेन यूनिट से, ठीक है ना। तो क्या हुआ फायदा? फायदा ये हुआ कि हमने मेल सिग्नलिंग केबल सारी की सारी बचा ली ओएफसी कम्युनिकेशन का फायदा करके, है ना। करोड़ों का फायदा हो जाता है। हाँ। 10, based upon what kind of calculation number of input output card can be calculated, हमने अभी डिस्कस किया था। डी डी हाँ, डी, है ना, वाइटल आउटपुट नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट बिट का कैलकुलेशन करके इन लोग कार्ड का नंबर ज्ञात कर सकते हैं। 11, इसमें से कौन सी चीज कम्युनिकेशन केबल के साथ काम करती है? डेफिनेटली यहाँ पे वही आएगा, EI, यही RRI, सॉरी RRI, RRI। EI हैज इनबिल्ट, EI में क्या होता है इनबिल्ट? ए इवेंट लॉगर। हाँ, EI अपना खुद के इवेंट को लॉग करता रहता है, उसका अपना डाटा लॉगर खुद में रहता है, ठीक है ना। 13, कौन सी चीज है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है? ये आपका EI के बेसिक से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटिंग से एक्चुअली। कंप्लायर हाँ, इसका होता है कंपाइलर, है ना। कंपाइलर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज बेसिकली आपका वही बाइनरी लैंग्वेज है ना, पावर है पावर नहीं है। 14 नंबर, एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन व्हाट काइंड ऑफ स्टैंड बाई अरेंजमेंट इज टू बी यूज्ड इन EI, मैंने बताया था अभी। हॉट स्टैंड बाई। यस, हॉट स्टैंड बाई ही लगेगा, वार्म स्टैंड बाई कोल्ड स्टैंड बाई नहीं चलेगा। 15 नंबर, कौन सी केबल चाहिए होती है वीडियो से EI के बीच में कनेक्टिविटी के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। 15 नंबर, डी डी हाँ, इसमें या तो OFC लगाएंगे नहीं तो सीरियल कम्युनिकेशन कराएंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वीडियो का EI से कनेक्टिविटी सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू होती है या फिर OFC के थ्रू। एन EI कैन बी ऑपरेटेड बाय व्हाट? डी हाँ, वीडियो भी चल सकता है और CCIP भी चल भी सकता कर है। सकते हैं। बस यही है कि CCIP के साथ आपको सेपरेट PP लगाना पड़ेगा। PP मतलब पैनल प्रोसेसर। वाइटल आउटपुट कार्ड इन एन EI क्या करता है? वाइटल आउटपुट कार्ड बी हाँ, ये आउटपुट डिलीवर करेगा आउटपुट वाली रिले को ड्राइव करने के लिए, ठीक है ना। आउटपुट रिले ड्राइव होगी तभी तो मेरा साइड पे वो पॉइंट घूमेगा। 18 नंबर, द EI एप्लीकेशन लॉजिक इज लोडेड इनटू, सीपीयू कार्ड कहाँ लोड करते हैं? बी हाँ, CPU कार्ड में ही लोड होता है हमेशा। किसी भी सॉफ्टवेयर का आपका जो स्टोरेज होता है वो स्टोरेज CPU कार्ड पे ही रहता है, ठीक है ना। कहीं फ्लैश मेमोरी होती है, कहीं EPROM होता है। तो आपका एप्लीकेशन लॉजिक आपका हमेशा वही फ्लैश मेमोरी में जाके सेव करना होता है, और वो CPU कार्ड के साथ ही लगा रहता है ना। बोले कि तो यहाँ पे अगर हाउसिंग आती तो हाउसिंग भी लिख सकते थे हम, लेकिन हाउसिंग भी आपका CPU कार्ड के साथ ही कनेक्टेड रहता है, तो बेसिकली CPU कार्ड का काम होता है इसको रीड करना। तो आपका एप्लीकेशन लॉजिक हमेशा CPU कार्ड पे ही लोड होता है, ठीक है। 19, किस तरह का अर्थिंग अरेंजमेंट चाहिए EI के लिए? रिंग पीसी रिंग हाँ, रिंग अर्थ या पेरीमीटर अर्थ, ठीक है ना।
ये आरडीएसओ ने इसको मैंडेट किया हुआ है। फिर एक्सटर्नल डाटा अगर एआई के थ्रू कनेक्ट करना हो तो क्या चाहिए होगा? प्रोटोकॉल कन्वर्टर। हाँ, प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपका डाटा लॉगर अलग भाषा में बात करता है और दूसरी कंपनी का एआई दूसरी भाषा में बात करता है। हिंदी और चीनी को आपस में बात करना होगा तो एक ऐसे आदमी को बीच में लगाना पड़ेगा जो हिंदी भी जानता हो चीनी भी जानता हो, वो है प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ठीक है। 21 नंबर, एप्लीकेशन डिजाइन स्टार्ट करने के लिए इनपुट में क्या क्या चाहिए आपको? ए आएगा इसमें। हाँ, है ना, आपको उस स्टेशन का जो अप्रूव्ड एसआईपी है वो भी चाहिए, एफपीडी भी चाहिए और रूट कंट्रोल चार्ट भी चाहिए। ठीक है। सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी इसमें से कौन से वर्जन में है? अगर आप में से किसी को आता हो तो बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये मेधा वाला जो मॉडल है ना 633 MEI, ये जी। सॉफ्टवेयर रिडंडेंट मॉडल है। हार्डवेयर रिडंडेंट सिस्टम इसमें से कौन है? MLK2। हाँ भाई, आपका सॉरी, ये आपका MLK2 एक्चुअली मैं गलत बोल गया। आपका जो MLK2 है ना वो सॉफ्टवेयर रिडंडेंट है। ठीक है ना, MLK2 सॉफ्टवेयर रिडंडेंट है और आपका जो मेधा वाला 633 है वो हार्डवेयर रिडंडेंट है। 24 नंबर, सेफ्टी इसमें का आएगा कौन सा ये लेवल, कौन सा ऐसा लेवल चाहिए आपको एआई में मेंटेन करने के लिए? आजकल सारा का सारा हमारा SIL 4 पे डिजाइन होता है, एआई कवच है ना, SIL 10 लाख ऑपरेशन में से एक फेलर, एक जो है उसके खराब ऑपरेशन होने की गुंजाइश होगी, SIL 4। ठीक है ना, ये SIL 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, इसको दिमाग में रखिएगा, है ना, कि एआई के हार्डवेयर को मेंटेन करने के लिए SIL जो डिजाइन का लेवल है वो SIL 4 है। फिर बेस्ड अपॉन नॉन वाइटर इनपुट बिट कैलकुलेशन, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड, ये तो हमने बताया तभी, है ना, वही आ गया फिर से। एक्चुअली क्या होता है, वो उसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है। आपका जो नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट होता है ये आपका कंट्रोल पैनल से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप CCIP लगाने वाले हैं तो CCIP के साथ आपको पैनल प्रोसेसर लगाना पड़ता है। पैनल प्रोसेसर बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए हमको कितने तरह के इंडिकेशन देने हैं, तो उन इंडिकेशन के लिए उनकी बिट हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो बिट कैलकुलेट हो जाएगी तब हम उसका नॉन वाइटल इनपुट कार्ड नॉन वाइटल आउटपुट कार्ड की संख्या ज्ञात करते हैं। तो वो हमको इसी के लिए चाहिए होता है, पैनल प्रोसेसर कार्ड के लिए चाहिए होता है। ठीक है। फिर एआई को कितना स्पेस चाहिए भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेस स्पेस। सेफ्टी इंटीग्रिटी टेस्ट इज द इनबिल्ट फीचर ऑफ व्हाट? एआई। बहुत सिंपल है। हाँ, ये बताइए 28 नंबर, रिवर्स कंपाइलर क्या करेगा? अभी हमने ये आएगा सीधा। नहीं, रिवर्स कंपाइलर क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। ये डिजाइन का एक्चुअल क्वेश्चन है ना। रिवर्स कंपाइलर आपका ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है और सोर्स कोड आपका बन जाता है, तब आपका एप्लीकेशन लॉजिक तैयार होता है। ठीक है ना। 29 नंबर, हार्ड स्टैंड बाय अरेंजमेंट में क्या होता है? बहुत सावधानी से टिक मारिएगा। 29 नंबर, डी बहुत स्टैंड बाय ऑन होगा। हम हॉट स्टैंड बाय की बात करेंगे तो हमारे दोनों सिस्टम पावर ऑन रहेंगे, एक सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन सिस्टम फेल होगा तो दूसरे की पावर अपने आप ऑन होगी। ठीक है ना। 30 नंबर, RS32 232 सीरियल कम्युनिकेशन कहाँ पे यूज करेंगे? डी। हाँ, वीडियो से सीरीज की जो कम्युनिकेशन हमको करानी होती है, मैंने अभी बताया था ना ऊपर कि सीरियल कम्युनिकेशन होगा नहीं तो FC कम्युनिकेशन होगा। सीरियल कम्युनिकेशन होगा तो वही RS232 लगेगा। ठीक है ना। डी वार्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट, इसको भी हमने अभी डिस्कस किया था। बी आएगा बी। हाँ, क्या बता रहे हैं? बी आएगा बी। नहीं, ये तो वार्म स्टैंड बाय नहीं, हॉट स्टैंड बाय हो गया। बी रहेगा, बी है बी। ना। बी सर।
सिर्फ वार्म स्टैंड बाई में एक सिस्टम ऑन रहेगा और वही स्विच ऑन रहेगा, दूसरे को ऑन करने के लिए ऑटो चेंज ओवर हम लोग स्विच लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर रहेगा बी 31 के लिए, वार्म स्टैंड बाई में सिर्फ वन सिस्टम विल रिमेन ऑन। 32 नंबर तो कौन सा चीज वेरीफाई करेगी इनपुट रिले स्टेटस को EI में? इनपुट कार्ड, और क्या है ना। आपका जो इनपुट कार्ड है उसी के साथ तो आपकी इनपुट वाली इंटरफेस रिले कनेक्टेड रहेंगी, है ना, और यही उसको वेरीफाई भी करेगा उसके स्टेटस को। 33 नंबर बताइए, सीपीयू कार्ड में क्या लोड रहता है? अभी तो हमने डिस्कस किया था ऊपर। बी आएगा बी। हाँ, एप्लीकेशन लॉजिक भी इसी में रहता है और एग्जीक्यूटिव लॉजिक भी इसी में रहता है सीपीयू कार्ड में, ठीक है ना। 34 नंबर बताइए, बहुत सिंपल है, तो सभी के लिए मस्ट है, EI में तो चाहिए ही चाहिए। 35 नंबर बताइए, ए हाँ, आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल डाटा बटन अगर ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर के माध्यम से EI से कनेक्टेड रहता है, CCIP और EI के बीच में इंटरफेस कौन करेगा? कई पीपी बार बोल चुका हूं मैं। पीपी हाँ, आया। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे अभी? बाबूजी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? जी अभी हाँ, आई। थोड़ी देर के लिए वो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट बंद हो गया था भाई ऑफिस में। हाँ प्रदीप जी बताइए, 36 नंबर। डी सर, डी दिल्ली। क्या होता है आपने? डी डी आएगा डी। नहीं भाई, डी नहीं रहेगा। CCIP मतलब क्या होता है? कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल। अगर आपको पुराना वाला पैनल रखना है EI के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो तो सी पुराना आएगा वाला सी। पैनल तो एनालॉग सिस्टम है, वो सीधे सीधे EI से बातचीत नहीं कर पाएगा। हाँ सी रहेगा इसके सर, लिए बीच में राइट आपको चाहिए एक ब्रोकर। वो सर। ब्रोकर कौन रहेगा? पैनल प्रोसेसर। पीपी हाँ, PP पैनल प्रोसेसर, ठीक है ना। माइक्रोलॉग 2 इसके बारे में बताइए। डी आएगा इसमें। हाँ, इसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था ना। मैं मेरे के 2 में। बताइए राम बाबू जी। हाँ सर बी रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 37 में। माइक्रोलॉग 2 आपका सॉफ्टवेयर रिडंडेंट EI सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। जी और जी। ये MEI 633 क्या रहेगा? अभी मैंने ऊपर बताया था, हार्डवेयर वो रहेगा इसमें। हार्डवेयर रिडंडेंट रहेगा, ठीक है ना। और
अभी मैंने इसकी बात कर ली थी SIL4 के बारे में, है ना, यही कि आपके हार्डवेयर के लिए SIL4 चाहिए होता है। फिर कौन से कॉन्टेक्ट आपको रीडबैक के लिए चाहिए होते हैं, बताइए बलराम जी, आप बताइए। ए आएगा फिर। बलराम जी बताएंगे। बी नहीं नहीं, आपके कौन से कॉन्टेक्ट रीडबैक कॉन्टेक्ट के रूप में यूज होंगे, बलराम जी बताइए। वाइटल आउटपुट आएगा फिर। वाइटल आउटपुट आएगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम जब EI से कोई काम करते हैं, वीडियो से मैंने कोई सिग्नल बना दबा दिया, हाँ सिग्नल साइड पे जल गया, तो मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि मैंने वाइटल आउटपुट दी थी कि नहीं दी हाँ थी। हाँ हाँ, वो सही है कि नहीं वो है। जो मेरा आउटपुट का फंक्शन है वो मेरे पास रिपीट होना चाहिए रीडबैक के फॉर्म में, है ना। हाँ तो वो उसको वाइटल रीडबैक आउटपुट करेगा। होता है, HRDR, है ना। ये रीडबैक वाइटल आउटपुट करेगा। के रूप में इसको रीडबैक के कॉन्टेक्ट में हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये अपना एक स्टैंडर्ड है EN501126। ये एक्चुअली क्या है, अपना रैम्स में आता है, थोड़ा सा पढ़ने जैसा है। आगे जाके पढ़ने की आवश्यकता होगी तो आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज है, अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है ना, रैम्स में भी है, ENC वगैरह में भी है। तो एक्चुअली आपका EN जो है, एक मिनट जस्ट वेट, एक कॉल है। हेलो, हाँ डियर। हाँ, एक गूगल शीट बनाया था आपने और उसमें डाला था, और बहुत ठीक, गुड, ठीक है। हाँ सर जोशी, हाँ दे दो दे दो। लेकिन ये तो खाली आपके सेक्शन का दिया कि सबका दिया है? ठीक है, ले लो, फिर बाकी दूसरे सेक्शन का भी दे देंगे। ठीक है। अरे वो तो जोशी का काम है ना, रेट देना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम तो स्कोप देना है। अच्छा ठीक है। एसपी अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं 2 मिनट में रिंग करता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। और होल्ड पे कर दिया था क्लास में मैंने, ठीक है ना, ओके। हाँ सॉरी, एक कॉल आ गई थी। तो बेसिकली आपका ये जो ईएन है आपका, ये EMC के स्टैंडर्ड्स है, और रैम वगैरह में भी आपके SIL वगैरह डिफाइन किए गए हैं, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। बट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और अच्छी जानकारी भी मिलेगी, है ना। तो 41 42 को आगे बढ़ाते हैं, 43 पे आते हैं, है ना। ये प्रोम कहाँ लोडेड रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला। व्हाट काइंड ऑफ रोम इज लोडेड विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। एक्चुअली ये डाटा प्रोम्स होते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक जगह से मैंने कॉपी, एग्जीक्यूटिव में रहेगा ना सर, ये तो डाटा नहीं में नहीं रहेगा। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये जो प्रोम्स है ना, EP रोम वगैरह होते हैं, EP रोम स्लैश मेमोरी, इसको डाटा प्रोम्स बोलते हैं बेसिकली, डाटा फ्लो को। है ना। हाँ, डाटा प्रोम्स वगैरह बोलते हैं, जिसका कोई खास मतलब नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। बट वो डाटा प्रोम्स होते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लोड होते हैं, और ले जाके हम लोग उसको हमेशा वही PCB कार्ड में लोड करते हैं। हाँ ये बताइए आपका 44 45, ये बताएंगे मुझे, प्रदीप जी बताइए। 44 क्या रहेगा, NWR RWR को कैसे ट्रीट करेंगे आप? वाइटल इनपुट्स। हाँ, वाइटल इनपुट। मुझे अगर कोई सिग्नल देना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पॉइंटों की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। जी तो सर। कोई भी सिग्नल देने से पहले उस रास्ते में पड़ने वाले सारे TPR, है ना, पॉइंटों के NWR RWR मुझे पता होने चाहिए, इसलिए इसको हम लोग वाइटल इनपुट मानेंगे, ठीक है ना। और 44 को क्या मानेंगे? बी नॉन नॉन वाइटल। लैंप का है ना हाँ, सर, वाइटल नॉन नॉन वाइटल वाइटल आउटपुट, आउटपुट, नॉन इंडिकेशंस है वाइटल ना, इंडिकेशंस हैं। ठीक है ना। बी डी के आएगा। साथ हम लोग मानेंगे ठीक। नॉन वाइटल आउटपुट। आपने पॉइंट चला दिया, पॉइंट चल गया, गाड़ी का सिग्नल, सॉरी गाड़ी सिग्नल देने से पहले पॉइंट सेट होते हैं ना, तो वो नॉर्मल है कि रिवर्स है, उनका इंडिकेशन फिर पैनल पे आ जाता है, तो वो NW की RW की के माध्यम से आता है। तो ये आपका नॉन वाइटल आउटपुट माने जाएंगे, ठीक है ना। 46 बताइए क्या माना जाएगा, राम बाबू जी आप बताइए।
HRDR क्या है? वेरी सिंपल, राम बाबू जी सुन पा रहे हैं मुझे? बलराम जी आप बताइए। E. बी आएगा सर, बी। इनपुट्स इनपुट्स इनपुट्स, ए वाइटल हाँ। इनपुट। 46 नहीं, HRDR है ना। आउटपुट है ना। तो आउटपुट आएगा, वाइटल आउटपुट। हाँ, HRDR हमेशा आउटपुट रहते हैं। हाँ 46 में कभी भी आप जब 40। सिग्नल देते हैं, हाँ सिग्नल देते वक्त आपका तो फंक्शन जब अचीव होता है, तो अचीव होने का मतलब क्या, फाइनल बिट आपकी जो जनरेट होगी फाइनली सिग्नल को पिकअप, सिग्नल को क्लियर करने जाएगी, वो HR या DR की बिट होगी। आउटपुट तो उसको आएगा। हम लोग हमेशा वाइटल आउटपुट कहेंगे, ठीक है ना। हम्म। और ये LC गेट वाला LCPR LCXPR इनपुट ए में वाइटल इनपुट, 47 नंबर वाइटल ए इनपुट। है ना, ये वाइटल इनपुट रहेगा। मेरे को पता होना चाहिए कि गेट की कंट्रोल मेरे पास है। 48 नंबर बताइए, बेस्ड अपॉन इंस्टेंस इंटरलॉकिंग कौन सा प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सी एप्लीकेशन चीज है जो ऑपरेटिंग इंटरफेस देती है EI के लिए? ऑपरेटिंग इंटरफेस, ध्यान दीजिएगा सवाल। इसमें से कौन सी चीज ऑपरेटिंग इंटरफेस के रूप में इस्तेमाल होती है EI में? मेंटेनेंस पीसी से ऑपरेट करते हैं क्या? नहीं। वीडियो। डाटा लवर से ऑपरेट करते हैं क्या? सी आएगा, सी। सी सी हाँ, वीडियो से ऑपरेट करते हैं। जो जिससे ऑपरेट होता है वो उसका ऑपरेटिंग इंटरफेस देता है ना। तो आपका वीडियो आपका ऑपरेटिंग इंटरफेस देने वाला अवयव है, एलिमेंट है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कहाँ लोड होगा? बी आएगा सर, एग्जीक्यूटिव। हाँ, EPROM होती है, वीडियो इसकी PC। EPROM रहेगी, है ना। इसकी जी, EPROM जी। में होगा, तो यार एग्जीक्यूटिव EPROM होगा। बहुत सारे ये में एग्जीक्यूटिव EPROM होता है, बहुत सारे में डाटा EPROM के नाम से रहता है, ठीक है। तो our I mean today's discussion is closed. I hope you guys are satisfied with what I have told you, and all I can say is best of luck, है ना। जाइए, फ्यूचर आप लोगों का इंतजार कर रहा है। पूरी तन्मयता से तैयारी करिए, जितना यहाँ से पढ़ते हैं उसका फायदा उठाइए, और 6 मिनट लग के पढ़ लेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है डियर, I should take your leave. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।